आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा आन रमज़ान। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बस जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं रमज़ान, ये प्यारा सा और बहुत मुबारक महीना हमारा। जिस तरह आता है वैसे गुज़र भी जाता है, मैं कहती हूँ बस एक यादें रह जाती हैं। और अब खैर ये ऐसे दिन आ गए हैं कि इस वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इबादतों में ही गुजारें, क्योंकि दिन अब कम होते चले जा रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ख़ासकर जो हमारे घर की वो ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह घर को भी देख रही होती हैं और साथ में वो ख़वातीन जो बहुत कुछ कर भी रही होती हैं, और कुछ इस तरह की भी ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं उनको भी देख रही हैं। वो साथ में हमारे यहाँ पे ऐसी होम शेफ़्स भी आई हैं कि जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको सपोर्ट है, इसी वजह से वो अपना बिज़नेस भी रन कर रही हैं घर से बैठे बिठाए। लेकिन हमारी बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके अपने ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लेकिन शायद उन पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ज़ाहिर सी बात है फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आता है ख़वातीन के ऊपर कि वो ख़ुद को खो देती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं ही नहीं, हम बस किसी और के लिए हैं, औरों के लिए वो फ़ना हो जाती हैं। लेकिन यही कहना चाहूँगी कि ये एक थोड़ा सा वक्त होता है, ये हर ख़वातीन पर आता है और फिर गुज़र भी जाता है, और ख़ुद को फिर से खड़ा करना होता है हमने कि हम ख़ुद को फिर से खड़ा करें। देखिए, हुनर एक बहुत बड़ी चीज़ है, तालीम भी ज़रूरी है, उसके साथ एक हुनर भी ज़रूरी है। कभी कभार कोई एक चीज़ आपके लिए काम आ जाती है और फिर ख़वातीन के हाथ में जो घर में रहती हैं माशाल्लाह वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। फूड पैंडा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है होम शेफ़्स के नाम से कि आप घर में रहते हुए आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, आपकी कोई अर्निंग हो सकती है, आप खुद अपने लिए खुद को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हैं। और आजकल देखें कितनी महंगाई है, मतलब उस महंगाई में अगर एक औरत कुछ कर ले, अपने शौहर को सपोर्ट कर ले, चाहे थोड़ा सा भी कर ले, अपने बच्चों के लिए कुछ कर ले, तो मेरा ख्याल में हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे और घर में रहते रहे। अगर कुछ मर्द हज़रात हैं जिनको इशू है कि नहीं हमारी बीवी बाहर ना जाए, तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। आप लाजमी अपने इस हुनर को अपने लिए एक मजबूती बनाएं, आप घर से कुछ करें आप, और आप इतनी आसानी अब कर दी है फूड पांडा ने आपके लिए। और फूड पांडा से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ जो आज होम शेफ़ आ रही हैं, तो उनकी भी बड़ी मज़े की स्टोरी है, एक जर्नी है उनकी। उनसे बातें करेंगे, पूछेंगे और वो कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हैं आपके साथ, हमारे साथ, जो हमारे और आपकी दस्तरखान की जीनत बनेंगी। और मुझे खैर मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब मुझे पता चलता है ना कि आज ये शेफ़ आ रही हैं, तो मुझे बड़ा होता है कि मैं ज़रा जानूँ समझूँ कि क्या उनकी ज़िंदगी रही है, किस तरह का वक्त गुजारा है उन्होंने। और मैं वेलकम भी कर लेती हूँ, मुझे इतनी जल्दी है कि मैं पहले ही किचन में आ गई हूँ, तो मैं वेलकम करती हूँ। प्लीज़ निदा आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक। और थैंक यू सो मच। मुझे पता है रमज़ान में हमारे फूड पैंडा होम शेफ़्स बहुत मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ये फिर भी आई, इन्होंने अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर। और बताएं कि माशाल्लाह आप आई थिंक काफ़ी टाइम से फूड पैंडा के होम शेफ़्स पेज पे हैं और आप अपना एक बिज़नेस रन कर रही हैं, तो किसने आपको बताया इस प्रोग्राम के बारे में? मैं ख़ुद बहुत फूडी हूँ एक्चुअली। अच्छा। और मैं एक ऐसी शाम में रात में बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो हम कुछ मंगा रहे थे, बेसिकली फूड पैंडा से ही कुछ ऑर्डर कर रहे थे। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मुझे एकदम से एक ऑप्शन नज़र आया होम शेफ़ का। अच्छा। तो फिर मैंने उसको जाके देखा कि हाँ इस पे होम शेफ़्स हैं, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि चलो तुम करना चाहती हो तो डू इट। तो फिर हम लोगों ने मैंने फॉर्म फिल किया और फिर फूड पैंडा ने अप्रोच किया मुझे,
अच्छा। और इस तरह से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आप जो कह रही हैं आपने फॉर्म फिल किया और जो भी आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, ये इजी है फूड पांडा के होम शेफ पे खुद को रजिस्टर करना? रजिस्टर करना इट्स वेरी इजी। वो फौरन आपको थोड़े दिन में ही आपको खुद अप्रोच करते हैं। आप फॉर्म उनका रिक्वायरमेंट के लिहाज से फिल कर दें, जो भी फॉर्म में दे आस्क, और वो फिल करके फिर आप उनको सेंड कर दें। फिर वो आपको अप्रोच करते हैं, फिर वो आप उनके सारे मेरे हर अकाउंट के मैनेजर हैं, तो अकाउंट का मैनेजर सारा कुछ आपका मैनेज करता है। आप उनको अपना मेन्यू सेट किया मैंने, वो भी मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे क्या मेन्यू रखना है, बिकॉज मुझे इतना खाना पकाने का शौक नहीं था कभी भी। अच्छा, ठीक है, शौक नहीं था Never. तो फिर कैसे आप इस जगह पर आ गई? तो कभी नहीं था, बल्कि मैं जब घर में कुछ करती थी तो अम्मी मेरी कहती थी कि तुम हमारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट कर दोगी, हमारा किचन खराब हो जाएगा, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन खैर वो बहरहाल फिर मैं बैक टू द पॉइंट कि मैं फूड पांडा पे मैंने बहुत बेसिक खाने से स्टार्ट किया, व्हिच वाज दाल चावल। जी, और दाल चावल किसी और होम शेफ के पास उस वक्त थे नहीं। तो मूंग मसूर की जो दाल होती है, मैंने वो स्टार्ट किया और इट वाज अ बिग हिट। तो काफ़ी उससे मेरे बहुत ऑर्डर्स आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैं अपना मेन्यू जो है वो एक्सटेंड करती गई। हाँ। अच्छा, जब आप मेन्यू बना रही थी तो क्या इसमें भी फूड पांडा कोई आपकी हेल्प करता है? कोई अपने सजेशंस वगैरह देता है किस तरीके से बनाएं, क्या करें? हाँ, बिल्कुल देता है। हम जो रखना चाहते हैं वो तो वो बिल्कुल आपके लिए खुला प्लेटफॉर्म है, आप रख सकते हैं। ठीक है, मगर हाँ, जो वो लोग डील्स बनाते हैं, वो लोग कॉम्बोज बनाते हैं, उसमें वो जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि जी आप ये इतनी रेंज में रख लीजिए तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा की रेंज में रखेंगे तो वो आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो वो coordination with the managers and with the company, it's very satisfactory। ये तो बहुत अच्छा है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना इजी है अपना बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी घर बैठे बिठाए। क्योंकि यूजुअली होता है ना कि एक परेशानी भी होती है कि कैसे होगा, नहीं मैं किस तरह स्टार्टअप लूँगा, कैसे लेके चलूँगा। अच्छा, जब आपने शुरू कर लिया जी, तो अब कहना तो आसान है ना कि भाई मैंने शुरू कर लिया, लेकिन वो फिर शुरू कर लिया तो क्या हुआ? फिर हर्डल्स आती हैं कि हमें टाइम बहुत कम मिलता था। when I've started, तो टाइम बहुत कम होता था मेरे पास और मुझे 10 मिनट मिलते थे कि जी आप 10 मिनट में खाना पैकअप करें, गरम करें, पैकअप करें, तैयार करें एंड हैंड इट ओवर टू द राइडर। अच्छा, उसमें ये क्या आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर आपने गड़बड़ कर दी तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, तो वो फिर होते होते आहिस्ता आहिस्ता कभी मैं लेट भी हो जाती थी तो मैं कहती अच्छा, अब हो गई लेट, मैं क्या करूँ। अच्छा तो मतलब शुरू में प्रैक्टिस तो थी नहीं, जाहिर है ना, मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बहुत ज़्यादा 3 साल में मैंने काफ़ी अच्छा हो गया। मेरी डिशेस भी काफ़ी ओवर 100 मेरी डिशेस एंड बेवरेजेस और सब कुछ मिला के माशाल्लाह काफ़ी सारा है, ओवर 100 जी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करती गई मैं, और बस फिर वो यही हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी मेरा टाइम भी एक्सटेंड किया, मेरा एरिया भी एक्सटेंड किया। तो इस तरह बस। अच्छा, एरिया से क्या मतलब? शुरू में क्या कोई वो इतना एरिया आपके? वो कुछ लिमिटेड एरिया होता है, आपको लिमिटेड एरिया देते हैं वो, लाइक 20 मिनट्स ड्राइव फर्स्ट करें, 20 मिनट्स ड्राइव पे जितने भी सराउंडिंग होगी उधर मैं उनके स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। ठीक है, लाइक अगर बहुत दूर से ऑर्डर हमें नहीं आ सकता, अच्छा, बिकॉज कि वो राइडर इतनी देर में जब तक खाना लेके पहुंचेगा, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो ठंडा तो फिर हम जाहिर है हम नहीं दे सकते। तो उतने लिमिटेड एरिया होता है हर वेंडर के पास, उस लिमिटेड एरिया में वो केटर करते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं आज आप क्या बना रही हैं? चीज़ें तो मुझे बहुत मज़े की, इंटरेस्टिंग नज़र आ रही हैं जो इंग्रेडिएंट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे। जी, मेरी डिश है उम्मे अली भी कहते हैं इसको। इसका लिटरल मीनिंग है उम्मे अली की मदर ऑफ अली। ठीक है, एंड इट्स अरेबिक, हाँ, इट्स एन इजिप्शियन डिश एंड इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है और रमज़ान के लिए बहुत अच्छी डिश है। 15-20 मिनट में ये
ले हो जाती है, तैयार हो जाती है और फिर बस आप इसको गरम गरम। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वार्म डिश है, इट्स नॉट अ कोल्ड डिज़र्ट। ठीक है, यूजुअली हम एक रात पहले बना कर रख लेते हैं दावतों में के लिए। अच्छा। और अगले दिन सर्व करते हैं ठंडा ठंडा डिज़र्ट। वो तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। तो रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है कि ओवन हॉट निकला और टेबल पे आपके आ करें गरम गरम, तो वो बहुत मजेदार। बल्कि इसको ईद पे भी बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं, किसी सेलिब्रेशन पे भी बना सकते हैं। बल्कि ये जब ये वाली जो डिश है, ये जब जो इन्वेंट हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि किसी ने अपने बैक इन द 12th सेंचुरी उन्होंने इन्वेंट किया था। उन्होंने अपने मेड्स को कहा था, सुल्तान की वाइफ थी, उसने कहा था कि ये तुम लोग पुडिंग बनाओ, मैं ये रेसिपी है और मैं पूरे जितने भी कॉमन पीपल हैं उन्होंने उन कॉमन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट की विद अ गोल्ड ऑफ कॉइन। उसका सेलिब्रेशन था। तो फिर उसके बाद इजिप्ट में ये हुआ कि ये सेलिब्रेटरी डिज़र्ट बन गया कि ये न्यू बॉर्न्स में, न्यूली वेड्स पे, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस पे ये डिश बनने लगी एंड इट्स फेमस इन UAE एज वेल। चलें, तो ज़बरदस्त। देखें, हमें एक हिस्ट्री भी पता चल गई उस मीठे के पीछे हमारे व्यूवर्स को कि असल में क्या कहानी है। और आज ये बना रही हैं निदा जी, तो देखते हैं इनके हाथों का क्या जायका आएगा इसमें। आप शुरू करें और बताएंगे कि क्या इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, किस तरह आप करेंगे। अच्छा, आपको एक कैसरोल लेना है, ठीक है, उसको ग्रीस कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है डालडा से, ठीक है, डालडा ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। उसके बाद हमारे पास पफ्स हैं। पफ्स आप उतने ले लें जितने आपकी डिश है, मैंने आधा किलो लिए थे, ठीक है। और हमारे पास मिल्क है, 1 लीटर मिल्क। हमारे पास क्रीम है, एक क्रीम का जो डब्बा होता है, एनी क्रीम कोई भी आप ले लीजिए। कंडेंस्ड मिल्क है, लाइक 8 to 9 टेबल स्पून्स। खोपरा है, शुगर है। शुगर थोड़ी सी मैंने ली है बिकॉज मैं कंडेंस मिल्क ज़्यादा डाल रही हूँ जी, तो शुगर थोड़ी सी ली है। आमंड्स हैं हमारे पास थोड़े से फॉर डेकोरेशन। और ये मिक्स नट्स मिलते हैं, पूरे एक पैकेट में मिक्स नट्स होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप मिक्स नट्स ले लें रादर देन आप अलग अलग लें। हाँ, वो मिक्स नट्स ऑलरेडी मिक्सड होते हैं, तो वो आप अपने डिजर्ट में इस तरह वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। चलें, आप शुरू भी करें। तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आप वही आपने कहा कि बेक होगा, फिर आपने इसको ओवन में जी रखना ये होगा। बेक करना होगा मुझे जी। तो बस आप इस तरह किसी भी तरह कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसको किस तरह ले करें। एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी वेरी इजी डिश। तो आप बस इसमें हैसल है ही नहीं ना। जब कोई आपको कभी हैसल फ्री मीठा बनाना हो फिर तो सबसे आसान है, अच्छा यही है और टेस्टी अलग है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अब तक जितने भी हमारे यहाँ पे होम शेफ्स आ चुके हैं जी, माशाल्लाह उन्होंने इतनी एक यूनिक और इजी रेसिपीज शेयर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, और आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। और मीठा तो खैर मैं वैसे ही दीवानी हूँ मीठे की, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जो कुछ इसका क्रश्ड होगा उसको भी आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, वो आप इसी में ही डाल दें। पफ्स का कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, पफ्स ये ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ लेडीज को पफ्स खरीदने नहीं अगर, तो वो पफ बेक करके, पफ पेस्ट्री बेक करके और इस तरह ले करके और फिर उसके बाद ये सारा कुछ कर लें जी। सही, ठीक है। बस ये इस तरह ले कर दिया है। अब हम इसका थोड़ा सा सिरप बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे पहले मिल्क डालेंगे। अच्छा, अभी आप इसका सिरप तैयार कर रहे हैं? सिरप रेडी होगा और सिरप हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बताएं कि आप अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाती हैं, उनको क्या पसंद है आपके हाथों का? मेरे हस्बैंड को काफ़ी कुछ पसंद है, वो भी बहुत फूडी है माशाल्लाह से। अच्छा, कढ़ाई पसंद है उनको बहुत, मटन कढ़ाई ज़्यादा पसंद है। फिर एक मेरे घर में धुआं गोश्त बनता है, उनको धुआं गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, और बाकी मैं जो फूड पैंडा के खाने बनाती हूँ वो बहुत पसंद है। वेल, मेरा फूड पैंडा से मेरी एक मुश्किल छोटी सी हो गई है कि मेरी बेटी मुझे घर में हर वक्त ऑर्डर करती रहती है। अम्मा मुझे घर में ऑर्डर करती रहती है, वो इन हाउस ऑर्डरिंग होती है, हाउस पे आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उससे मैं कभी कभी तंग भी आ जाती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा भी आता है कि उसको भी बहुत शौक होता है। और मेरे बच्चे भी मेरे इस इस काम में, मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन रहते हैं कि अच्छा, हेल्प करते हैं बच्चे? हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि वो ऑर्डर पैक हो रहा है। और
पैकिंग के बाद ऑर्डर आ रहा है तो उसको ओके करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मेरे 2 ट्विन्स बच्चे हैं मेरे, अच्छा। बॉय एंड अ गर्ल। माशाल्लाह, तो वो बहुत माशाल्लाह। एक्साइटेड होते हैं और फिर वो जब खेलते हैं अपनी कोई गेम वगैरह घर का कुछ खेलते हैं तो वो पैंडा की जो रिंग टोन है ना वही अपने खेल में बजाते हैं, टोड़ो टोड़ो। उनको याद हो गई है जी, तो उनको बजती याद रहती है बज ना? के ना। और अब हमें भी होता है, हम किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ रखा होता है डिवाइस और बजता है, तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में बज रहा है, हम सब चौंकने लगते हैं उससे। हाँ, तो काफ़ी हम यूज टू हो गए। अच्छा, कमिंग बैक टू द रेसिपी, ठीक है, आप मिल्क डालेंगे और आप कोई 6 to 7 टेबल स्पून आप कंडेंस्ड मिल्क अच्छा। डालेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक ये है, मैं सही। पूरा ही डाल रही हूँ ऐसे, ठीक है। टाइम हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और अब हम लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें आन रमजान। वेलकम बैक, और हम वापस आ गए। भाई हम क्यों ना आते वापस, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आन रमजान। और अब बारी है, भला किस चीज़ की, अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि किस चीज़ की बारी है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक चीज़ ऐसी है जो हम बहुत पीते हैं, मतलब ख़ासकर मेरे ख्याल में कराची वाले तो बहुत ही पीते हैं, और जब ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ होती हैं ना तब तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन रमज़ान में भी उसको बहुत पिया जाता है। बस जैसे ही इफ्तारी करते हैं ना तो कहते हैं 1 कप हो जाए, तो उस 1 कप से याद तो आ गया होगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर वजाहत हैं, जो आपके डॉक्टर वजाहत हैं, उनको भी यही होता है, बस इफ्तारी होती है तो उसके बाद वो कहते हैं चाय मिल जाए, चाय मिल जाए, बस कड़क सी मुझे चाय दे दो। तो मैंने कहा क्या बात है, आप इतनी चाय चाय करते हैं, तो मैंने कहा आज उन्हीं से पूछ लेते हैं कि चाय में आखिर क्या नशा है, क्या बात है जो लोग हर वक्त बोलते हैं कि चाय चाय हमने पीनी है। तो मैं यूँ करती हूँ कि मैं बुला लेती हूँ डॉक्टर वजाहत को और उन्हीं से पूछते हैं, प्लीज़ डॉक्टर वजाहत आप आइए और ज्वाइन कीजिए हमें। और मैंने तो बता दिया भाई, आप चाय चाय जो करते हैं ना। जी जी, मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आपको बड़ा मौका मिल गया है मेरी शिकायतें करने का मेरे नाजरीन के साथ। ये चले ठीक है, कोई बात नहीं, कभी मुझे भी कोई टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं इसका बदला जरूर लूँगा। चले सही है। नहीं देखिए, आप चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि खासकर मुझे लगता है कि यहाँ हाँ सभी लोग खैर पीते हैं, लेकिन जैसे कराची वाले भी बहुत चाय पीते हैं। और आपका भी फिर मैंने नोट किया, इतना किसी को नहीं जितना आपको होता है ना, बस चाय तैयार कर लो भाई, फटाफट चाय पीनी है ताकि एनर्जी आ जाए मेरे अंदर। तो ये क्या है, क्या और चाय का वैसे क्या ताल्लुक है हमारी बॉडी के साथ या सेहत के साथ, बताएं जरा। बहुत ही कारआमद टॉपिक है आज का वैसे। अब वो तो होगा आपका पसंदीदा टॉपिक क्योंकि है। जब मैं ये टॉपिक रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मुझे बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद इतनी चाय पी रहा होता हूँ। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ को ऐड करता हूँ कि आपको ये लगता है कि मैं चाय के कप ज़्यादा पीता हूँ अफ्तारी के बाद, या लेकिन मैं चाय का अमाउंट बहुत कम रखता हूँ। हाँ ये तो है, मतलब मैंने आपको ज्यादा पीते हुए नहीं देखा, लेकिन बस ये होता है कि चाय मिल जाए मुझे। बिल्कुल, क्योंकि काम करते हुए बंदा थक जाता है, थोड़ा सा उसकी जो कैफीन है, जो उसका जो एक मोटिवेशन होता है ना, बॉडी के थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, उसमें कैफीन होती है, तो वो थोड़ी चाय में मिल जाती है। तो क्या होता है कि हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और इमोशनली अटैचमेंट, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, खाने का जो ताल्लुक है ना वो हमारे जज्बात से बहुत। जब हम चाय करके यूँ पकड़ते हैं ना और हम कहते हैं हाँ हाँ, तो खुशबू आती है, हमें लगता है हमें दुनिया मिल गई है। और पहली चाय की जो चुस्की है वो आपको बहुत अच्छी लगती है, खास तौर पे अफ्तारी के बाद। आप उन लोगों से पूछे जो चाय पीते हैं, वो बताएंगे सब आपको कि चाय जब नमाज पढ़ के आप चाय को देखते हैं ना तो आपको कितना मजा आ रहा होता है। सही जनाब, देखिए अच्छी बात है कि भाई सिगरेट नहीं पीते या कोई और नशा नहीं करते, ये बेहतर है कि आदमी चाय पे इत्तेफाक कर लेता है। लेकिन वजह ये मैंने ये भी देखा है कि अक्सर लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं ना, कि हर उनको घंटे घंटे बाद चाय चाहिए उन्हें, इस तरह के ऑफिस वगैरह में मैंने देखा है। तो क्या इतनी चाय पीना सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि कोई भी चीज की जो लिमिट है वो सही होती है, और अच्छी चीज की अगर लिमिट क्रॉस कर जाती है तो वो भी खराब हो जाती है। अगर आप पढ़ाई भी बहुत करते हैं और पढ़ाई की वजह से आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, आप लोगों से मिलना छोड़ दिया, एंटी सोशल हो गए, तो पढ़ाई भी खराब है। ठीक है ना। इसी तरह हम कहते हैं कि चाय जो मिकदार है, कह लें कि 3 कप चाय
4 कप चाय, मुझ जैसे को 4 लगा सही लें, है, इतना तो ठीक चलता है। तो 4 कप चाय अगर आप दिन में पी रहे हैं तो बर्दाश्त के काबिल है, ठीक आप है। पी सकते हैं। उसका अमाउंट कम रखें, पूरे मग ना लें, हाँ, ठीक, मग मग लेने इतने वाला तो साइजेस भी देखे हैं मैंने मग बिल्कुल के। पूरी चाय भर लेते हैं जनाब ऊपर तक, पूरी फैमिली की चाय वो अपने मग में डाल देते हैं, वही ऐसा ना, पूरा लगता है। इतना बड़ा मग होता है। तो उससे नुकसानात हैं। नंबर 1 ये कि इनडाइजेशन हो जाती है, आपका जो हाजमे का निज़ाम है वो बड़ा खराब हो जाता है और आपको फिर अजीब-ओ-गरीब किसी की डकारें आ रही होती जी हैं। जी जी जी। ठीक, और आपको अच्छा महसूस नहीं होता मैदे के हवाले से। सही। दूसरा ये, जब आप बहुत ज्यादा चाय पी लेते हैं तो फिर एसिडिटी बहुत होती है। जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद आगे पीछे जी, फंक्शनल जी। होते हैं वो। तो क्या होता है कि इसका चाय पीने से एसिड जो है वो ज्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से आपको देखिएगा कि अल्सर जैसी शिकायत हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, और ज्यादा ऊपर से चाय जो पीते हैं उनको भी- बिल्कुल ज्यादा चाय सही। पीने से अल्सर होता है क्योंकि एसिड ज्यादा सिक्रेट हो रहा होता है। अच्छा। ये एक नुकसान है। तीसरा ये कि चाय हो या कैफीन, कॉफी, ये हाँ। दोनों जो है मशरूबात जो है, मैं तो ये बल्कि ये बोलूंगा कि चाय कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले मशरूबात है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ऐसा ही है। तो जब कॉफी पे आते हैं तो उसमें कैफीन की मिकदार ज्यादा होती है। अब सही। हमारे घर में कुछ लोग, खासतौर पर खवातीन को मैंने देखा ऑफिस में कि सुबह की पहली जो कॉफी का मग होता है वो खाली पेट होता है। ठीक, हाँ, वो समझते हैं कि सही। ये बूस्टर है। अच्छा, ठीक, तो ये थोड़ा सा सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए खराबी है क्योंकि खाली पेट में भर के चाय पीना, जो कराची वालों को तो आपको पता है वो ये तो स्टाइल है। वही वजह, हाँ। मतलब जिस तरह मैंने सुना है कि जैसे वो बेड टी बोलते हैं कि हम पियेंगे तो हमारी आंख खुलेगी। अच्छा, अक्सर मैंने ये भी सुना है कि कहते हैं हम चाय पियेंगे तो हम सोएंगे। नहीं, मुझे सही बात। बताइएगा। और मैंने जी, जी, ये जी। भी सुना है कि लोग कहते हैं मेरा जिस्म टूट रहा है और मुझे चाय मिल जाए। तो ये जरा मुझे बताएं क्या बात है, ये क्या मसला ये है? आप उन लोगों का मजाक उड़ा रही है या मुझसे पूछ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, उनका मजाक उड़ा रही है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये ना मेरे पीछे पड़ जाए। मैं आपसे पूछ रही हूँ ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि इस तरह हाँ। मैंने देखा है इस वजह जी से। जी, मुझे जब आपने कहा ना कि मेरा जिस्म टूट रहा है, मुझे चाय चाहिए, तो मुझे बहुत सारे अपने दोस्तों की शक्लें याद आ गई वैसे। अब अपना आप तो नहीं याद आया आपको? अब ताकि आप आप चुप मेरी हो जाए, तरह चुप हो जाए, वरना मैं काट दूंगा आपको। बेसिकली अगर मैं अपने आप से स्टार्ट करूं तो मेरी भी कोई ऐसी ही कैफियत होती है अच्छा। कि चाय दे दो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं, थोड़ी जान आ जाए। वही वाली बात है कि कैफीन होता है जो कि CNS स्टिमुलेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग, हाँ, उसको ये सही। जगाने वाली चीज होती है, इसमें कैफीन होती है। तो अच्छा। दैट्स नॉट टू बैड अगर आप थोड़ा सा ले, लेकिन चाय खाली पेट ना ले। सुबह नाश्ता आप भरपूर करें, बेहतरीन नाश्ता होना चाहिए, सेहत वाला होना चाहिए। उसके बाद चाय ले लें, उसके बाद आप कॉफी ले लें, तो वो आपके लिए इतना बुरा नहीं है। लेकिन खाली मैदे में जो 10 घंटे से खाली बेचारा पड़ा हुआ है, जी, और उसमें आप उसमें कॉफी उडेल देते हैं, तो वो फिर मैदे के लिए ज़्यादा जुल्म है। अच्छा, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने कहीं जाना था और सुबह उठते साथ ही, क्योंकि मैं एकदम से ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, मुझे टाइम चाहिए होता है। मतलब मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ सुबह उठ ठीक के, है। 4 से 5 गिलास वक्फे से। मैंने उस दिन पी लिए चाय, मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हुई, वजह सही मतलब बात। मुझे वोमिटिंग्स शुरू हो गई। उसके बाद मैंने तौबा की, बल्कि कहाँ जाना क्या था कि मैं तो 2 घंटे के लिए लेटी रही, फिर पड़ी रह गई बताएं मैं। जरा आप। तो शायद ये इस वजह से भी नहीं हमें पीना चाहिए कि अच्छा नहीं है, या फिर वो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं यूज्ड टू हो शायद। गए। दरअसल देखो, ये यूज्ड टू हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू नीड टू मेक श्योर कि 9 घंटे मैंने कुछ नहीं खाया। बिल्कुल। अब मैदा बेचारा क्या चाहता है? मैदा चाहता है जो 8-9 घंटे की जो एम्प्टीनेस थी वो हेल्दी तरीके से फिल्ड अप हो। आप सही। चाय पी लेते हैं, यहाँ पे मेरे इख्तलाफात हैं। अगर आप खाली मैदे में चाय कॉफी पियेंगे तो वो आपको न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देगी, वो आपको सेहत तो नहीं देगी, बल्कि वो आपको हो सकता है वक्ती तौर पे यू फील फ्रेश फॉर अ वाइल, लेकिन वो आपको सेहत नहीं देगी, आपका मैदा खराब करेगी। तो आप लोग नाजरीन जो हम देख रहे हैं हमारी आन नशरियात, खास तौर पे बोलूँगा अफ्तारी के बाद चाय चलती है, मैं भी पी लेता हूँ, आपस की बात है, लेकिन खाली पेट चाय नहीं पिए आप लोग, जरूरत से ज्यादा चाय ना पिए। 3 से 4 कप प्याली पिए। अगर आपको लगता है ऑफिस में आपके अटेम्प्ट्स नंबर ऑफ कप ज्यादा हो जाते हैं तो प्याली छोटी कर लें, हाँ, ये भी ताकि अच्छा आप है। चाय ज्यादा पी लें, साइज लेकिन छोटा आपका कर लेगा। अमाउंट कम रहे जनाब। तो अब क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है तो मैं लिख के लाया था कि कौन कौन सी चाय की टाइप्स हैं। अच्छा, मैंने हाँ ये भी जी। आपसे पूछा था वजहात के, जिस तरह वो आपने अब टाइप्स का जिक्र किया कि चाय की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो क्या इसमें ये भी है कि अगर स्ट्रेस हो तो आप इस टाइप की चाय लें, या अगर आपको एंजाइटी हो इस टाइप की चाय लें? तो थोड़ा सा इस पे ही बताएं आपके। देखो, एक टी होती है जिसको कहते हैं कैमोमाइल टी, कैमोमाइल अच्छा, टी, ठीक है, जो कि कराची में पाकिस्तान में इतनी मकबूल नहीं है, लेकिन आप अजरबैजान वगैरह जाएं या थोड़ा सा और आप पाकिस्तान से निकलें तो कैमोमाइल टी बाकायदा ये सर्व की जाती है जिस तरह दूध पत्ती चाय होती है। सही। इसकी
जो खास बात है वो है जो हमारी नर्व कंडक्शन होती है, खासकर शुगर के पेशेंट जिनके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, अच्छा। ठीक, जिनकी नर्व कंडक्शन वीक हो जाती है, पैर में चोट लग जाती है, पता नहीं चलता, तकलीफ होती है, पता नहीं चलता, तो कहते हैं कि जो कैमोमाइल टी है वो नर्व कंडक्शन को बेहतर करती है। सही। तो मतलब डायबिटिक पेशेंट वो और ले ओल्ड एज सकते हैं। पेशेंट जो है कैमोमाइल टी ले सकते हैं, इससे उनकी जो नर्व कंडक्शन है वो बहुत अच्छी होती है, जो कि रिसर्च बता रही है। सही। तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इन चीजों में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। अगर फायदा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट कोई नुकसान भी नहीं हो नुकसान भी नहीं रहा। है। अब हम बात करते हैं टर्मरिक टी, ठीक, जो कि हमने बड़ा सुना है, टर्मरिक वो तो- टर्मरिक हर चीज का इलाज जनाब हल्दी में होता अंदरूनी है। जख्म का भी कहते हैं इलाज है, आप बिल्कुल। हल्दी दूध में डाल के पी लें। सुनने बिल्कुल, में आता बचपन से हमने सुना है, बल्कि मुझे याद है चोटें लगती तो मेरी दादी मुझे दूध में हल्दी मिला है। देती ऐसे ही थी। है, अभी भी हमारे घर में ये देसी टोटके तो अभी भी चलते हैं हाँ हमारे जी, घर उससे में। हम कभी बाहर नहीं आ सकते, चाहे जितने भी डॉक्टर बन जाए। तो टर्मरिक टी या हल्दी वाली चाय में दो अच्छी बातें। नंबर एक, उन लोगों के लिए जो बूढ़े हो रहे हैं, जो अल्जाइमर का शिकार हैं, अच्छा। याददाश्त का जिनका मसला है, उनको चाहिए कि जनाब हल्दी मिक्स चाय जो है वो ओकेजनली पिया करें। और उसके अच्छा। साथ साथ नौजवानों के लिए भी इसमें ये टिप है कि आपकी स्किन हेल्दी रहती है, ये तो स्किन में बहुत अच्छी खूबसूरती बात आती है। है। अब क्या देखो, सोचो माइयों में हम क्या लगाते हैं, हाँ, वो जो उपटन हल्दी जो हम उपटन जनाब, हल्दी होती है ना, हाँ जी, mix ये होती सारे मिक्सचर है जो और इसी में भी संदल होता है, शामिल उसको करते जो हैं। उपटन लगाते हैं हम हाँ। लोग, और तब वो जो पीला पीला कर देते हैं बिल्कुल दुल्हा को, बिल्कुल। तो दुल्हन एक को। लोकल अप्लाई एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल हाँ। करते हैं, और यहाँ पे हम जनरली पूरी बॉडी को ये दे सकते हैं, सही। जो कि रिसर्च में बात शामिल होती है। अगली जो टी है वो जिंजर टी है। हाँ, सुना तो होगा आपने जिंजर टी, जनाब आजकल तो बहुत चल रही है। आजकल तो बहुत चल रही तो है। इसमें जो फवायद हैं, सबसे अच्छा फवायद देंगे डॉक्टर, लेट मी टेल यू कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, आम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जब वो अपने हरकत और सकनात कम कर लेते हैं, अच्छा। चलते फिरते नहीं है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। सही। उन लोगों के लिए जिंजर टी में अच्छी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। सही। सर्कुलेशन को बढ़ाएगी तो सर्कुलेट वाला जो ब्लड है वो आपके ब्रेन में जाता है, ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन में जाएगा, वो फिर आपकी बॉडी में आएगा, तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का भी जनाब यानी ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन होगा और हेल्थ भी फील करेंगे आप। तो ये शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी अच्छी है ये अदरक वाली चाय? डायरेक्ट इनके लिए नहीं है, लेकिन सर्कुलेशन जिनका ब्लड प्रेशर का इश्यूज है अच्छा। उनके लिए ये बेहतर हो सकती है। आगे हम बात करते हैं लेमन टी, जो कि हम अवॉइड करते हैं, लेकिन लेमन टी हमें जरूर पीनी चाहिए। अफ्तारी के बाद भी पी सकते हैं। इसमें सूदिंग कोल्ड एंड जनाब कफ का जो इफेक्ट्स है, जी, जी। आपके लिए ये चेस्ट को, लंग्स को सुकून देते सुकून देते हैं, हैं। आपकी सही। खांसी है तो उसको भी कम करते हैं। गर्म पियेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे सही। अब आते हैं मेरी और आपकी पसंद मसाले टी, मसाला टी, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है, इलायची वाली चाय है, सिनेमन वाली चाय सिनेमन चाय है, ये सारी चाय हम पी सकते हैं। इसका जाते खुद चाय के लिए बहुत फवायद नहीं है, लेकिन आप इससे फ्रेश फील कर रहे हो। फ्रेश फील कर, बिल्कुल। और चाय से मुझे याद आया कि हमारी जो आज की होम शेफ है उनकी भी चाय की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अच्छा, है। अच्छा, जी हाँ, तो वो मेरा ख्याल में मैं उनकी ही जुबानी सुनती हूँ कि वो चाय की स्टोरी है क्या, क्योंकि आज चाय का ही टॉपिक छिड़ा है। तो जरा आप बताएं निदा जी कि आपने मेरे साथ शेयर किया था कि चाय की बड़ी अच्छी कहानी है आपकी फूड पैंडा के राइडर्स के साथ ना। बिल्कुल। मुझे किसी ने पूछा कि आपको फूड पैंडा ने कोई अवार्ड दिया, मिलते हैं अवार्ड्स, तो मैंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा एक अवार्ड ये था कि फूड पैंडा ने एक कैंपेन स्टार्ट की थी राइडर्स के लिए। अच्छा। विंटर्स में। ओह, ठीक है, अच्छा। विंटर्स में वो ये कर रहे थे कि जो इनके मार्च के राइडर्स हैं, मार्च के राइडर्स को उन्होंने फैसिलिटी दी थी कि टी प्रोवाइड कर रहे थे वो सब राइडर्स को, जो राइडर वहाँ आ रहा था। तो सर्दी थी तो राइडर्स को बहुत ज्यादा राइडर ने उसको Exactly, और एंजॉय फिर- किया और खुशी से सबने पिया ना वहाँ। और सर्दियों में वो भी फिर रात को जब बाइक चलानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टी मुझसे बनवाई, फूड पैंडा ने मुझे सेलेक्ट किया कि आप टी बनाइए, तो मेरे पास ये टी बन के जाती थी। और मेरा एक पर्सन था जो फूड पैंडा ने केओस सारा अरेंज किया था मेरे लिए, वहाँ पे खड़े होके वो जितने राइडर्स आते थे सबको वो पिलाता था चाय। हाँ बिल्कुल, सबको पिलाया। तो मुझे लगा मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवार्ड है फ्रॉम फूड पैंडा, और राइडर्स की दुआ मुझे अलग लगी, और राइडर्स ने जो है वो एंजॉय किया, फूड पैंडा को दुआ दी। राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी राइडर्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो ही डिलीवर कर रहे हैं ना, एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाना। देखो ना, हमारा सर्दियों में बाइक पे घूम रहे होते हैं, और अगर आप सर्दियों में बाइक पे घूमते हुए आदमी को एक कप चाय की प्याली दे दें, मैं कहता हूँ
से बढ़ के दौलत कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही था जो मेरी कंपनी ने और मैंने मर्ज करके हमने राइडर को फायदा दिया और राइडर ने उसको एंजॉय किया और मुझे भी बहुत मजा आया कि मैं एक नोबल कॉज का पार्ट थी। चलें, तो बहुत अच्छी बात है और बल्कि अच्छा है कि हर सर्दियों में करते हैं कुछ ना कुछ राइडर्स के लिए, सिर्फ एक सर्दी की कहानी ना हो ये। अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी बता दें, जब आप सॉस बना रही थी आपने क्या क्या किया? अच्छा, सॉस मैंने मिल्क डाला, फिर मैंने कंडेंस मिल्क डाला, मैंने नट्स थोड़े से डाले उसमें, और मैंने यहाँ पे डिश में पफ्स ले करके उसके ऊपर कोकोनट स्प्रिंकल किया मैंने। उसके बाद थोड़ी देर के लिए स्टोव पे मैंने उसको स्टर किया कि थोड़ा सा थिकनेस आ जाए, ठीक है, और वो पूरा फिर मैंने इस पे पोर कर दिया। बहुत इजी है, रियली इजी डिश है, इसमें कुछ करना ही नहीं। फिर पोर करके फिर मुझे इसको बेकिंग के लिए रखना है। इसको 180 डिग्रीज पे आप बेक करेंगे और 20 मिनट्स के विदिन 20 मिनट्स ये बेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको बेकिंग के लिए रख देती हूँ और मैंने ऊपर थोड़ी सी क्रीम डेकोरेट की है और क्रीम के ऊपर थोड़े आलमंड्स डाल दिए। ठीक है, पूरी डिश में मैंने मिक्स नट्स डाले। वो मिक्स नट्स का पैकेट होता है, आप वही ले लें बजाय कि आप अलग अलग लें। हाँ, ये और अच्छा है, मिक्स नट्स ले लें, उसी में ओरिजिनल भी पड़ेगा बजाय अलग के अलग अलग, तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मिक्स नट्स आ गए, आलमंड्स आपने उसी से ले लिए, आपके पास अलग हैं तो वो ऊपर डेकोरेट कर दिए मैंने। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ फॉर 20 मिनट्स एंड देन योर डिश विल बी रेडी। लेकिन आप इसको जब ही बनाइएगा जब आपको सर्व करना। सुबह से बना के रख देंगे तो थोड़ी सॉगी हो जाएगी, तो सर्व करने से बस आधा घंटा पहले आप ओवन में रख दें और बस 20-25 मिनट बाद आप निकाल के स्ट्रेट टू द रमजान टेबल और वो रोजेदारों की दुआ लें। रोजेदारों की दुआ लें और यही मौका है रमजान में रोजेदारों की दुआ लेने का, बल्कि अपने पड़ोस में भेजें, दोस्त अहबाब को भेजें और उनसे भी दुआएं लें, बल्कि औरों को भी देखें आसपास जो हैं तो उनको भी मीठे बना के भेजें, अच्छे अच्छे खाने बना के भेजें आप। क्योंकि और ये नहीं कि सिर्फ रमजान में, हम रमजान में ज्यादा जोर दे रहे होते हैं ना कि रमजान में करें, बाकी भी महीनों में करें, हर महीना मुबारक है अगर देखें तो खुशी के मौके पे ये बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत, क्या एक रॉयल डिश लग रही है, एक रॉयल डिजर्ट लग रहा है और प्रेजेंटेशन कितनी बेहतरीन है और जो आपने एक डिश की जो सिलेक्शन की है आपने, ये सब चीजें मिलके ना, हाँ बिल्कुल, क्या मैं बोलूं, बेहतरीन और इसका टेस्ट भी इतना ही बेहतरीन है जितना ये तो लग रहा है। ये इजी है उतना ही खाने में ये बहुत मजेदार है, वेरी स्क्रम्शियस और आप लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे ये कहती हूँ कि अपनी चीजों को डिश आउट बहुत अच्छे खूबसूरत बर्तन में करें ताकि जो खाने वाला है उससे भी मजा आए और आपको किचन में ऑटोमेटिकली मजा आएगा जब आपके पास अच्छे बर्तन होंगे, अच्छे यूनिक बर्तन होंगे। हाँ, मतलब प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान दें, क्योंकि जब चीज दिखने में अच्छी लगती है तो फिर खुद ही दिल करता है उसको खाने का, लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ये ना कि सिर्फ दिखने में ही अच्छी हो और जब मुंह में डाले तो दिल ही ना करे खाने का, तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके बातें करके। और अच्छा, आप ये तो बताएं, एक चीज ही भूल गए, फूड पांडा पे आप अपना इतना अच्छा काम करती हैं, आपको ऑर्डर देना हो तो नाम क्या है मेरा है बजट बाइट्स के नाम से। बजट बाइट्स के नाम से, बजट बाइट्स, ठीक है, बजट बाइट्स है और मैं बल्क में भी ऑर्डरिंग करती हूँ। ठीक है, तो वो मुझे 2 दिन पहले लोगों को ऑर्डर देना होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि बल्क में काम होते हैं ना, तो 2 दिन पहले आपको देंगे। बल्क में अगर आपको चाहिए तो 2 दिन पहले, नहीं तो फूड पांडा पे तो जो मेरे प्रेमिसेस में है उनको मैं देन एंड देयर उसी वक्त। जी ठीक है, चलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि क्या बेहतरीन सी इन्होंने डिश बनाई, उम्मे अली, सही बोला है ना मैंने? हाँ, सही बोला है मैंने। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। हम ले रहे हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहे आन रमजान। वेलकम बैक और वापस हम आ गए हैं। आप देख रहे हैं आन रमजान और अब बारी है मेरी झटपट रेसिपी की, मेरा झटपट किचन, मेरा किचन जो मेरा कर रहा है इंतजार। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी
स्पाइसी मीट ओपन रैप। जी हाँ, इसको मैंने ओपन रखा है। आप इसको चाहे फोल्ड करें, हाफ फोल्ड करें, आप रोल करके खाएं, या लाइक अ पिज़्ज़ा आप इसको खा लें, जैसे मर्जी खाएं, लेकिन बहुत मज़े की बनेगी। और ज़रा समझ लें देसी स्टाइल की है, पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, मतलब है नहीं पिज़्ज़ा लेकिन उस टाइप की होगी, ज़रा देसी स्टाइल की है। और इसमें हम सैलेड भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसका सैलेड तैयार कर लेती हूँ, पिकल्ड सैलेड। और बहुत सिंपल है, घर के ही जो हम मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये है खीरा, ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। और ये भी हम सैलेड रेडी करें, उसकी वजह यह है कि हमने इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना है और हम इसको एंड में यूज़ करेंगे। ये है प्याज और ये है हरा धनिया, जितना ज़्यादा डालें उतना अच्छा है। और इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट, अच्छी तरह से डालूँगी। ये देखें, अब मैं बताऊँगी आपको कि हम क्या करेंगे बाद में। ये डाल दिया और इसमें जाएगा ये विनेगर, इस तरह से। यहाँ पे है चिली फ्लेक्स, ये देखें ऐसे अच्छी तरह से ज़रा डालेंगे, थोड़ा चटपटा बनाएंगे इसको और इसे अच्छी तरह से कर लें मिक्स। अच्छा, इसको साइड पे रख देंगे और अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे कुकिंग। जो मैंने आपको मीट का जिक्र किया है मैंने, हम कीमा इसका तैयार करेंगे, ज़बरदस्त सा और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं आप इसको। सहरी का नहीं बोलूँगी, खा सकते हैं, लेकिन फिर आप अपने लिहाज से ज़रा स्पाइस लेवल जो है वो कम कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसमें क्रश चिली ज़रा सही डाली है मैंने, आप उसको कम कर लीजिएगा। वैसे आप खा सकते हैं सहरी के टाइम में भी, और चाहें तो बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, स्कूल के लिए दे सकते हैं आप। बच्चे बस मुझे याद आ जाते हैं क्योंकि अक्सर बस मेरे लिए एक ही सवाल होता है कि बच्चों को क्या दें, लंच बॉक्स में क्या दें, तो ये आप दे सकते हैं लंच बॉक्स में। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग। आपको लग रहा होगा बहुत लंबा प्रोसेस है ये ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे मैं पीटर ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मली पिज़्ज़ा डो जो मिलती है बनी बनाया, वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ख़ुद बना सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल। और डालडा कुकिंग ऑयल रमज़ान में आपके लिए लाया है, स्पेशल बचत पैक लेकर आया है आपके लिए। तो आप ज़रूर डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, इसको अपना किचन का पार्टनर बनाएं। और डालडा कुकिंग ऑयल आज का तो है नहीं, 80 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है इसको। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले मैं लहसुन डालूंगी। मैंने कीमा हाथ में पकड़ा हुआ है। जब मैं किचन में आती हूँ ना तो कभी कभार मुझे बहुत जल्दी भी होती है कि फटाफट बना लूँ मैं, होता है ना इस तरीके से। सिर्फ मुझे नहीं होता, सबको ही होता है कि फटाफट चीज़ बन जाए। अच्छा, इस तरह से इसमें मैंने लहसुन शामिल कर दिया। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी प्याज, फाइन चॉप प्याज मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको बस नरम, जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट करना है, कोई कलर नहीं देना, इतना सिल्वर या गोल्डन कलर आपने नहीं देना, बस लाइटली इसको इस तरह से सौते कर लें, सॉफ्ट कर लें आप इसको। और इसके साथ ही बल्कि मैं अभी इसमें कीमा डाल देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप चिकन का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बीफ करें, मटन करें। खैर, मटन तो बहुत महंगा है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप चिकन का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर इसको ज़रा पका लेंगे तेज़ आंच पे, ताकि इसका जो ज़रा सी इसकी भुनाई हो जाए, इसकी क्या बोलते हैं कीमे की। कभी कभार अल्फाज पता नहीं लगता है, फंस जाते हैं अंदर मेरे यहाँ चल रहे होते हैं, यहाँ से निकलने में टाइम लग रहा होता है। तो ये इस तरह से, ये देखें। और मैं बाकी भी मसाले बता देती हूँ यहाँ पे। इसमें हम शामिल करेंगे, अच्छा, टोमेटो पेस्ट भी है हमारे पास, हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल ये नमक है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, बस ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और ये जिसका सैलेड है जो मैंने साइड पे रखा हुआ है, ये तैयार है बिल्कुल। इसमें मैं अभी शामिल कर देती हूँ, ये देखें।
अच्छा फटाफट बनने वाली डिश है ये। बीफ का कीमा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बहुत हाई फ्लेम पे इसकी कुकिंग नहीं होगी, मीडियम लो फ्लेम पे कुकिंग होगी। लेकिन अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और मटन भी कम टाइम लेता है बनस्बत ये बीफ के। अब मैं इसमें यहाँ पे टोमेटो पेस्ट है, ये देखें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसे मैं करूँगी मिक्स। वैसे आप लोग भी बता सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप शेयर करें कि आप क्या क्या अच्छा बनाते हैं। आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप बताएं हमें। और अपनी अगर आपको लगता क्या है अगर वाकई में आप हैं, मैं बोलूँगी आप हैं इस काबिल, बस खुद को ढूंढना होता है, अपने अंदर ज़रा नज़र डालनी होती है कि क्या क्या काबिलियत है मुझ में। और हर कोई काबिल है, हर कोई बेहतरीन है। वो कहते हैं ना कि मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे मैं एक ही हूँ, मुझ जैसा दूसरा नहीं है। भाई कोई वजह है, हर कोई अपनी जगह बामिसाल है, क्या बोलते हैं, बामिसाल बेमिसाल जो भी आप समझ लें। और हर कोई गोहर यद दाना है, जो क्योंकि हर कोई एक ही है ना। अब मुझ जैसा कोई दूसरा तो आपको मिलेगा नहीं, आप जैसा दूसरा कोई मुझे नहीं मिलेगा। तो आप भी अपनी रेसिपीज़ वगैरह मेरे साथ शेयर करें, बताएं आप क्या अच्छा बनाते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके बताएं अपने बारे में। हो सकता है कल को आप यहाँ पे खड़े हों, किचन में कुछ बना रहे हो मज़े का, आप मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डालूँ, ये ना हो कि बातों बातों में मैं भूल जाऊँ। यहाँ पे मैंने ये नमक शामिल कर दिया इसमें, और ये दोबारा से मिर्चों का झटका, कुटी लाल मिर्च, और ये ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में काली मिर्च। बस इतने से मसाले, इसको मिक्स करें। अच्छा अब ये बीफ है तो वही बात है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा पकने में। मैं इसमें थोड़ा सा पानी इस टाइम ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे आप इसको कवर करें और पकाएं इसको। कीमा है, इतना टाइम नहीं लेगा ये, बहुत भी तो 15 मिनट, दैट्स इट। थोड़ा सा है ना, क्वांटिटी कम है। इसको ढक के पकाएंगे और जब ये पक जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये आप देखें पीटा ब्रेड यहाँ पे पड़ी है, इसको हल्का हल्का सेक लिया है इसको। अब इसके ऊपर ये जो कीमा है अभी रेडी हो जाएगा, इसकी थिन सी लेयर लगाएंगे। और जो ये वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं इसको मैं अच्छी तरह से ग्लव्स पहन के और स्क्वीज़ करूँगी, क्योंकि हम इसमें विनेगर ऐड किया है ताकि वो जिसका जूस है वो निकल जाए। और इस कीमे के ऊपर हम ये ऐड करेंगे सैलेड वेजिटेबल्स, और थोड़ा सा अपने लिहाज से आप चाहें आप ऑलिव ऑयल भी इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं, कोई भी सॉस आप ड्रिजल कर सकते हैं, इसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं एक चीज़ करूँगी और वो बताऊँगी एक टेक्निक कि इसको कैसे बनाया है और क्या किया है। तो अब जो कीमा है ये बन चुका है और अब बारी है प्रेजेंटेशन की। ये देखें इस तरह से आप देखें ऐसे इसका कलर हो जाएगा जब कीमा जैसे भुन गया है ना, आपने इसको भून लेना है और इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बहुत ज़्यादा भी कीमा ऐड ना कीजिएगा, थिन लेयर सिर्फ आपने इस तरह से स्प्रेड करनी है जैसे आप स्प्रेड करते हैं। और ये देखें इस तरह से। और ये करने के बाद ये जो यहाँ पे वेजिटेबल ये जो सैलेड बना के रखा हुआ है, मैं भाई ग्लव्स पहन लूँ, ज़रूरी है, ख्याल रखा करें। अक्सर हम मसाले मिक्स करते हैं बग़ैर ग्लव्स पहने, मेरे तो हाथ बहुत जलते हैं, मैं तो बिल्कुल ही ऐसे हाथ नहीं लगा सकती हूँ। तो ज़रूर अपने हाथों का ख्याल रखें, ग्लव्स पहन लिया करें, क्योंकि बाद में जो फिर पता चलता है ना फिर उसका कोई हल नहीं होता। बस फिर आप वही बात है कि उफ करते रहें, फिर बर्फ़ों में हाथ डालें, और क्या क्या लोग खैर देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं। ये देखें अल्लाह अल्लाह टाइम कम है और देखें मैं किस तरह स्पीड में लगी हुई हूँ, फटाफट इस तरह से। ये आपने इसके ऊपर सैलेड ऐड किया। अब मैं एक आपको सजा के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये है यहाँ पे मेयोनीज़, और इस तरह से आप इसको, आप सोच रहे होंगे ग्रीन कलर कहाँ से आ गया, कैसे आया बताएं, सोचें ज़रा। माशाल्लाह आप सब इतने समझदार हैं। तो एडिबल फूड कलर कोई भी कलर दें, हल्का सा डालें, और ये इस तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेते हैं।
जी नाजरीन, तो ये ज़बरदस्त सी डिश स्पाइस मीट ओपन रैप, आप चाहे रोल कर लें इसको, आप फोल्ड कर लें इसको, जैसे मर्जी खाएं, ये आपकी मर्जी है, बस एंजॉय करें, अपना फीडबैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान, और अभी आपका बहुत ही फेवरेट सेगमेंट जिसका आपको होता है बेताबी से इंतज़ार, और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हमें भी होता है, क्योंकि क्या करें, बस हम जब साथ बैठ जाते हैं टाइम कैसे गुजर जाता है दिल नहीं करता, सवालात बहुत सारे रह जाते हैं, और वजहात आप बता दें आपके आज कौन आ रहे हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है कि जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं उनके साथ बहुत ही चटपटी बातें होती हैं, और कुछ उनकी वो अपनी पर्सनल बातें जो कहीं नहीं करते, हमने उनसे वो बातें भी निकलवा ली हमने। तो इसीलिए हमारे जो लोग हैं नाज़रीन हमें पसंद कर रहे हैं। तो आज जो खास, अच्छा मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है आज के लिए, अच्छा कुछ लोग जो हैं एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो दूसरी चीज़ों में पीछे हैं, जैसे फिटनेस की बात हो गई, ठीक है, गुड लुकिंग की बात हो गई, तो कुछ लोग जो होते हैं बहुत गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन फिट नहीं होते, कुछ लोग बहुत फिट होते हैं लेकिन बहुत अच्छे एक्टर नहीं होते। लेकिन जो आज हमारा गेस्ट है वो बड़ा कॉम्बो मील की तरह है। मतलब कॉम्बो मील क्या? जैसे होता है ना, बर्गर मतलब, भी है, चिप्स भी है, ड्रिंक भी है, कुकीज भी है, बिल्कुल। तो मतलब गुड लुकिंग भी है और जनाब वाली फिट भी है बहुत, और एक्टर तो कमाल का है। आप लोग अभी देखेंगे तो पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जनाब हम बुला रहे हैं रायद आलम को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। प्लीज बैठे। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं प्लेटर बन गया हूँ। बिल्कुल नहीं, बात तो देखे ना, अब आजकल हम रोज़ों में खाई पी रहे हैं या इस वक्त इफ्तारी का टाइम है, तो हमें सारे दिमाग में यही बातें आ रही होती हैं, और फिर कॉम्बो मील भी ज़्यादा चल रहा है, फिर वही खाने की आ रही होती है। आई एम सो सॉरी, लेकिन बस मैं क्या करूं। लेकिन हमारा सादा सा इंट्रोडक्शन होता है, हमें इतने तो कोई लफ्ज, मतलब मैं बोलूँ इतने लफ्ज तो बनाने नहीं आते, ये भी अचानक से इनके दिमाग में आ रहा होता है, मैं यूं करता हूँ, ऐसे ऐसे बोलता हूँ, कहते हैं बस सही है, बोलते हैं। खाना बंद होता है तो इंसान को ज़्यादा भूख भी लगती है, ज़्यादा सोचता भी है। अच्छा, आज के रमज़ान में रायत माशाल्लाह से आप मीडिया में बहुत काम कर रहे हैं, लोग आपको पहचानते हैं, ठीक। आज के रमज़ान में और बचपन के रमज़ान में अभी फ़र्क तो बहुत होगा, लेकिन क्या चीज़ है जो मिस जब करते हैं आप? आज के रमज़ान में और बचपन के रमज़ान में, और एक बीच का भी रमज़ान था। बचपन के रमज़ान में ये होता था कि बंदा, मैं खेल के आता था और पूरा दस्तरखान अम्मी सजाती थी, तो बैठते थे और सब खाते थे पीते थे, बस उस वक्त कोई फिक्र नहीं होती थी। सही बात। और बीच के रमज़ान में होता था कि बंदा कमाता भी, इंजॉय भी करता है और खर्च भी करता है और फिर उसके मज़े लेता है। और अब में ये फ़र्क है कि अब डाइट ज़्यादा चलती है। अच्छा, मतलब रमज़ान में भी आपके जिस तरह हम नॉर्मली दही भल्ले, पकौड़े, चना चाट, ये उस तरह की चीजें नहीं आप खाते? ये तो दूर दूर तक नहीं सोच सकता। चना चाट, दही बड़े, तो बिल्कुल। तो फिर आपकी क्या मील होती है रमज़ान में? रमज़ान में मैं कोशिश ये करता हूँ कि अक्सर वाटरमेलन लेता हूँ, पपीता ले लेता हूँ, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी के साथ ये मेरी अफ्तारी होती है, और खजूर के साथ रोज़ा खोलता हूँ। ओहो, तो इन तमाम चीज़ों में भूख नहीं लगती कहीं? कोई टेम्पटेशन आ रही होती है माइंड के अंदर? क्योंकि दस्तरखान सजा हुआ होता है, भूख तो लगती है कि ये वक्त है, और ये साल में एक दफ़ा इस तरह की चीज़ें आती हैं। क्रेविंग तो बहुत होती है, दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन बर्दाश्त दिमाग के हाथों में। तो वैसे सहरी में क्या लेते हैं आप? क्योंकि एक रोज़ा होता है, टाइम होता है, कुछ नहीं खाना होता, फिर आपकी अफ्तार भी इतनी कम, एक लिमिटेड है जो आप बता रहे हैं। सही बात। सहरी में मोस्टली मैं जो है वो या तो बॉइल्ड चिकन लेता हूँ, अच्छा, या तो स्ट्रीम फिश लेता हूँ राइस के साथ। अच्छा, ये मेरी सहरी। बड़ी बात है। देखिए ना, आप लोग को लगता है कि लोग जो है वो सिर्फ खाना खाते रहते हैं और पीते रहते हैं। रमजान में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी रूटीन को वैसे ही रखते हैं। नहीं, वजह आप माशाल्लाह फिटनेस देखें इनकी, बिल्कुल, तो पता चलता है कि अपने ऊपर वाकई में मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, यही सवाल मेरा राज से ये है कि फिटनेस मीडिया में आने के बाद शौक चढ़ा, या फिटनेस का शौक पहले था और बाद में मीडिया में आए? ऐसा तो कोई फिटनेस का इतना शौक नहीं था, लेकिन ये था कि एथलीट था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, साइकिलिंग करता था,
जो आपके डायरेक्टर हैं वकास साहब, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा साइकिलिंग की हम दोनों ने। अच्छा। तो लेकिन ये था कि हाँ, जब मैं मीडिया में आया उसके बाद प्रोजेक्ट मिले तो कुछ नया करने का था सो दिमाग में कि यार जैसा दूसरे इंडस्ट्री हमारे मुल्क दुनिया के अंदर, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, वॉट एवर आप किसी को भी ले रहे हैं, सही बात। तो वो लोग भी बड़े फिट हैं, तो वो किस तरह फिट रखते हैं अपने आप को, किस तरह मेंटेन रखते हैं, और बस उसी चीज़ को फॉलो करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, आपने क्रिकेट का जिक्र किया, आपने अंडर 19 क्रिकेट मैचेस भी खेले हैं आपने, तो फिर मतलब वो क्या शौक खत्म हो गया, फिर आप ये मीडिया इंडस्ट्री में आए या क्या था? ये जरा थोड़ा बताएं, मतलब ये जरा वो अलग काम है, ये अलग काम है, वो ही ना, दोनों अलग है। बहुत ही मुश्किल होता था जब अंडर 19 जोन 2 से मैं खेल रहा था, तो अम्मी नहीं खेलने देती थी, बोलती पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं है क्रिकेट खेलने की, बड़ी पाबंदियाँ थी। तो लेकिन तो उस चक्कर में क्रिकेट तो रह गई, लेकिन जब मैंने एक्टिंग का बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा नहीं, आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आप एक्टिंग करें, कोई मसला नहीं, मीडिया का ज्वाइन करना चाहते तो कीजिए। अच्छा, जब ये थॉट आई कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो ये थॉट आपके अंदर खुद डेवलप हुई या लोग कहते भी तो है ना, यार तुम तो हीरो लगते हो, तुम तो माशाल्लाह ड्रामा में क्यों नहीं काम करते, उसकी वजह से थॉट आ जाती है? नहीं, ये खुद ब खुद, ये खुद थॉट आई, खुद थॉट आई। क्या बात है। और माशाल्लाह से इसमें फिर आपने अमल किया। कब स्टार्ट हुआ फिर जनाब ये सारा सफर? 2011 के अंदर मैंने पहला काम स्टार्ट किया था। अच्छा, मीडिया के अंदर। अच्छा, और कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब पहली दफा आपको, जैसे कहते हैं ना, एक प्रोजेक्ट मिला आपको, वो शूट पे जाना हुआ, तो वो क्या आपका एक्सपीरियंस मुझे था? बहुत अच्छे से याद है, जब मैं पहली दफा शूट थी, तो जब मैं स्टूडियो पहुंचा, सही, तो स्टूडियो में सेट लगा हुआ था कपड़ों के, तो मैं जब आया तो मैं यूं करके देख रहा हूँ, मैंने कहा ये कपड़ों की क्या लगा हुआ है ये? अच्छा, तो लोगों ने बताया कि ये सेट बना हुआ पूरा, तो मैं हाथ लगा के चेक कर रहा था, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? अरे वो बड़ा कोई यूनिक सा एक्सपीरियंस था मेरा, इस तरह कभी मैंने कभी देखा नहीं था, इस तरह के एनवायरनमेंट को कभी फील नहीं किया था, तो वो बात मुझे आज तक याद है। गूज़बम्प्स आ रहे थे कि मैं आज आ गया हूँ, पहला दिन मेरे काम का, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। वो कौन सा दिन था? काम तो आप स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी मैं वो लेवल पे नहीं पहुंचा, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट बोलूंगा मैं कि जहाँ पे आपको लगा आज तो मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ जनाब, आज तो मैंने काम कर लिया है? ये कौन सा पॉइंट आया था जहाँ पे तो ये फीलिंग आई? यार टू बी ऑनेस्ट, ऐसी फीलिंग अगर मैं सोचूं तो अभी वो मंजिल बहुत दूर है, और जब मैं इस चीज़ को सोचूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं ये चीज़ को फील करूं बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसमें बहुत टाइम है। टूटी फूटी तो आई होगी, टूटी फूटी तो दूसरे मिनट में हमें आ जाती है यार, तुम तो स्टार हो। हमें आ जाती है, निकल ही आया अंदर। और क्या, वो तो आ जाती है, लेकिन अभी भी फिलहाल मेरे हिसाब से इसको टाइम है अभी। इंशाल्लाह जल्दी आएगी। जो हालात है, लगता और है जिस कि तरह तेजी 2-4 से महीने चल में रहे फिनिश भी आ हैं, जाएगी। वही ना माशाल्लाह कामयाब ड्रामे जिस तरह के आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, मैंने सुना कि आपने बहुत जल्दी कमाना शुरू कर दिया था, मतलब एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल में आप शायद 9th क्लास में थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप एक जगह पे फैक्ट्री में काम करते थे और ट्यूशन का बहाना करते थे, कुछ इस तरह का सीन है। सारी बातें जो आपको जिसने बताई मुझे बहुत अच्छे से पता है। देखिए हम बड़े चैंपियन हैं, हम ऐसे नहीं बैठते के अंदर के सवाल निकालने के। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी इन सब चीज़ों में कि पैसे वैसे देने के मामले में, और नहीं चाहती थी, और वो कहती थी कि रोज़ शाम में जो है वो जो भी आप लोग को चीज़ चाहिए वो सबको हम लोग को मिल जाए करता था। अच्छा। ग्रॉसरी में वो सब चीज़ें आ जाती थी। अच्छा। और आपको डे बाय डे आपको वो सब चीज़ें मिलती थी। सही। तो अब मैं अपने दोस्तों को देखता था, यार उनके पास पैसे हैं, वो पैसे आके खर्च करते हैं, चीज़ें करते हैं। सही। तो ट्रेनिंग होती थी चीज़ों की। अब तो तरीका मुझे यही सोचा कि या तो ट्यूशन्स पढ़ाओ 8th क्लास के बाद, 9th के अंदर, या तो कोई काम करो। काम हम फुल टाइम कर नहीं सकते थे क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना होता था और फिर अपनी पढ़ाई भी करनी होती थी। तो फिर मैंने मुझे इत्तेफाकन एक फैक्ट्री के अंदर काम मिला। जो मैंने छुपके किया था, वो रबर बैंड की फैक्ट्री थी। अच्छा। जो WOT के ऊपर चढ़ती है। जी जी। तो मैं तकरीबन 3 बजे से लेकर शाम 6 साढ़े 6 बजे तक वहाँ काम करता था। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह, तो ये फिर पहला काम आपका। मतलब ये आपने छुपके किया? ये मैंने छुपके तो किया। फिर बताया था अम्मी को, मतलब पेरेंट्स को, या किस तरह पता चला उनको, या पता ही नहीं चला बिल्कुल?
भाई और क्या? नहीं क्योंकि मैं बताया था कि साइकिलिंग का बहुत शौक था, मैं अपनी साइकिल निकालता था, साइकिल भी चलाता था। अच्छा। और फिर मैं आता था तो फिर जल्दी से शावर लेता था चुपके, फिर फौरन पढ़ाने निकल जाता था। 2-3 ट्यूशंस पढ़ाता था, फिर आके अपना पढ़ता था। अच्छा। तो पता चला, लेकिन बहुत बाद में, यानी और वो जॉब मैंने कोई ज्यादा लंबी भी नहीं की थी। 2-3 सैलरीज तो आ गई। हाँ 2-3 महीने की थी। चलो वसूली तो हो गई। हाँ 2-3 महीने की। जबरदस्त बेटी। तो मतलब शुरू से जो आप मुझे बात बता रहे हो, हमें ऐसी फील आ रही है कि आपको शुरू से मेहनत का शौक था। जी, ऐसे ही ठीक था। है, मेहनत का शौक था। पहले आपने पैसे कमाने की छोटी सी मेहनत की। ये फिटनेस भी जो है, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके लिए मेरा जो स्लोगन लगता है ना मुझे, वो फिटनेस का लग रहा होता है कि माशाल्लाह। तो ये आसान काम नहीं है। किस तरह मैनेज करते हो एक्टिंग में भी इन तमाम चीज़ों की प्रोटोकॉल को फॉलो करना, खाने पीने में, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि हमारे नौजवान जो है वो तुम्हें फॉलो भी करते हैं, उसके अलावा चाहते भी हैं ऐसे। बिल्कुल ऐसा है। कुछ टोटके बताएं आप। यार एक्चुअली में ये जो हम फिटनेस कर रहे हैं, पहले शुरू में स्टार्ट किया, सब कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, तो बॉडी में वो चेंजेस नहीं थी जो होनी चाहिए। ये गेम बहुत बाद में समझ में आया कि जितना भी है वो सब कुछ डाइट के ऊपर आप बेस कर रहे होते। जो आपकी फूड है वो सबसे मैटर करती है आपकी बॉडी के ऊपर। ये कहते हैं ना कि एब्स किचन में बनते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। सही। आप जो खाते हो, और यानी इसका मिसाल ऐसे जो बोते हो वही काटते हो। बिल्कुल सही। तो आप जो खाओगे वो आपकी बॉडी में दिखेगी। बिल्कुल। तो मैनर्स होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कहीं पर भी हो। बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ में हो तो फिर क्या ऐसी बात प्रोडक्ट फिर निकलते फिर हैं। ऐसी discipline की- वाकई में, सारा game और वाकई में discipline मतलब का। देखिए पता माशाल्लाह, चलता है माशाल्लाह। पर्सनैलिटी जब जैसे ऑन द स्क्रीन भी जब आ रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब आपको बिल्कुल। देख के बहुत सारे यंगस्टर्स वो भी यही चाहते हैं कि हम इस तरह की पर्सनैलिटी अपनी फिजिक्स बनाएं। बिल्कुल। हम और हमारा आप यकीन करें कि क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग सारे जो हैं अब आज के फिटनेस पे जा रहे होते हैं कि जी। अपने आप के लिए लगता है पहले हम कर रहे होते हैं, दूसरा बाद में देखता है। पहले आपको इतना फर्क पड़ता है। पहले मैं ब्रांड शूट्स करता था तो मुझे पोजेस बनाने पड़ते थे। अच्छा। कि मैं अपनी नेक को खींचूं या अपनी जॉ लाइन दिखाऊं, तो इस तरह आपको करना पड़ता था। और इस फिटनेस के बाद मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ सिर्फ स्ट्रेट खड़ा होता हूँ, क्योंकि मेरी जॉ लाइन शार्प है, मुझे पता है ये बात मेरे दिमाग में है सही। कि मेरी जॉ लाइन है, मेरा शोल्डर स्ट्रेट है, मेरी ब्यूटी बोन नजर आ रही है, मेरी फिजिक अच्छी है, मैं बैलेंस हूँ। तो सही। बहुत फर्क पड़ता है, हमारे काम के लिए बहुत जरूरी है। बेशक। और ठीक। अगर आप जितने फिट रहोगे नॉर्मल लाइफ में भी, आप काम को अगर हटा भी दें तो आपकी डेली रूटीन में फिटनेस होनी चाहिए। बेशक, बेशक, ये तो बहुत बात अच्छी सही बात होती है। अच्छा, आप वैसे पहले सऊदी अरब में रहते थे जी। फिर आप बाद में पाकिस्तान आए, तो क्योंकि देखिए सऊदी अरब का एक माहौल बहुत अलग है मुझे लगता है पाकिस्तान की बनिस्बत ना। तो किस तरह आपको लगा जब आप पाकिस्तान आए और वहाँ एक रहना, फिर सबसे बड़ी खूबसूरत बात सऊदी अरब की कि वहाँ मदीना भी है, फिर माशाल्लाह आपने मुझे लगता है हज उम्रे भी किए होंगे, जाते होंगे, तो जरा एक्सपीरियंस बताएं अपना। हज का तो खैर एक्सपीरियंस बहुत ही अनबिलीवेबल होता है। अच्छा माशाल्लाह आपने हज किया मैंने हज किया हुआ है, है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो जब आप पहली दफा काबा को देखते हो तो आप भूल ही जाते हो कि आप क्या हो और कहाँ हो। मुझे आज भी याद है, मैं जब हरम में खाने काबा में अंदर एंटर हुआ था, तो मैं किबला में दरवाजे से ढूंढते हुए जा रहा था, यानी किस तरफ है मुझे नजर नहीं आ रहा था। सही। और वो पिलर के पीछे से जब वो मुझे दिखा है तो 2 मिनट के लिए, हालांकि मैं उस वक्त 14 साल का था, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं था, मैं हैंग हो चुका था, मैं फ्रीज हो गया था 2 मिनट के लिए। अच्छा, जैसे वो अक्सर बोलते हैं ना कि पहली नजर पड़ती है तो आप सब भूल जाते हैं। एक अलग ही नजारा होता है उस टाइम। तो कुछ भी याद नहीं था, दुआ शुआ कुछ भी याद नहीं। सीरियसली। अच्छा, जैसे वो कहते हैं ना कि याद रखो और पहली दुआ मांग लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ याद ही नहीं होता, वो दुआ भी नहीं याद होती है। मैं तो ब्लैंक हो चुका था देख के। अल्लाह। तो वो फील ही अलग है। वो हर इंसान को अल्लाह ताला नसीब करे, आमीन, बेशक, और हम सब जाएं तो किस एज में हज किया? उम्र भी किया होगा यकीनन। मैं 14 साल की उम्र में मैंने हज कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई तुमने तो सारा काम बहुत जल्दी कर लिया है। कुछ आगे के लिए छोड़ा है या बस अब बिस्तर लगा के सो जाओगे? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है इन्होंने। बहुत कुछ करना है लाइफ में। अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान आप आए तो क्या आपको चेंज लगा वहाँ के माहौल में, यहाँ के, या कभी दिल करता है कि मैं सऊदी अरब वापस चला जाऊँ, यानी यहाँ खुश हैं आप? मैं खुश तो हूँ, डेफिनेटली खुश हूँ। पाकिस्तान
इन द एंड अपना मुल्क है, ये तो है, पहचान है, बिल्कुल। चाहे आप सऊदी में हो चाहे दुनिया किसी भी कोने में, नाम तो आपके साथ पाकिस्तानी बिल्कुल सही बिल्कुल बात। सही बात। तो वो हम माने ना माने लेकिन अंदर से वो फीलिंग्स आती जब कोई दिल है पाकिस्तान को भी पाकिस्तान बुरा बुरा होता कहता है, है वाकई तो वो में फौरन बहुत कहता है कि मैं तकलीफ होती है। पाकिस्तानी हूँ बॉस। हाँ, सही ये बात। तो है। तो ये पाकिस्तान का तो खैर अलग ही मजा है। हाँ, हर मुल्क हर जगह की एक अपनी फील होती है। तो अमेरिका जाओगे तो आपको अमेरिका की अपनी फील मिलेगी, सऊदी की अपनी फील, हर जगह की अपनी फील है। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान वाह। बेशक पाकिस्तान ने इनको नाम दिया है तो बेशक मोहब्बत होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। सही जो भी बात कुछ है। हूँ आज इसी मुल्क की वजह से, तो इसी में तो दिया है। मतलब यही तो, यहीं पे पहचान है, सब आपसे यहाँ पे मोहब्बत करते हैं, हर कोई पहचानता है बिल्कुल आपको। ऐसा। यहाँ पूरी दुनिया में हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें एज एन एक्टर अगर पहचाना जाता है तो वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री से पहचानते हैं ना। No doubt, बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान के ड्रामे तो हर कहीं मशहूर है। मशहूर है। बिल्कुल, ये बात ये तो तो है। है। पाकिस्तानी ड्रामे तो मेरा ख्याल से पूरी दुनिया में जो है पूरी दुनिया में वो देखे छाए हुए जाते हैं। हैं। हाँ, हर बिल्कुल जगह जो है हमें देखा जाता है और हमें बड़ा फख्र है, हमें इस बात पे तो बहुत फख्र है कि हमारा ड्रामा भगवान है। और हम उसका हिस्सा हैं, सबसे बड़ी जी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी फैमिली की तरफ जनाब। आपके जो साहबजादे हैं छोटे, ठीक है, उनका नाम जो है वो बड़ा मुश्किल नाम है, वो रखा किसने है ये बताएं पहले आप। उसकी एज क्या है? श्याम नाम है ना उसका नाम जो है वो राइम है। राइम। और राइम का मतलब होता है कि अल्लाह के बंदों को चाहने वाला। सुभान अल्लाह। ये नाम बेसिकली मैंने ही रखा है अच्छा क्योंकि मेरे नाम से बहुत मैच कर रहा था, राइट से राइम। तो ये राय किससे रखा था? मतलब कसम खाई हुई थी कि मुश्किल नाम रखना है सबने। ताकि हम पहले जरा अपने जुबान पे चढ़ाएं। सोचते रहे कि नाम प्रोनाउंस कैसे करना है, फिर बेटे का नाम भी वैसे ही आ गया, हमारे लिए तो मुश्किल डाल दिया आपने। नहीं, बेसिकली अब्बू जो है वो सऊदी की नेशनल आर्मी में थे। अच्छा तो वहाँ पर कॉमन नेम है राइद। राइद का मतलब होता है जनरल, सिपह सलार। तो उन्होंने वो नाम रखा, तो वहाँ कॉमन था। तो मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई कि लोगों को प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, सही तलफ़ुज़ से नाम नहीं लेते थे। लेकिन इन दी एंड अब तो सब तकरीबन यूज्ड टू हो ही गए हैं। राइम भी मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल नाम तो नहीं है। आपके लिए मुश्किल नहीं है भाई, हमसे पूछे। राइम RAYEM। कितने साल का राइम? राइम 9 साल का है। माशाल्लाह 9 साल का राइम। ये तो सरप्राइज हो गए हमें भाई। तो क्या उसके लिए क्या प्लान है आपका, क्या बनाना है या इसको छोड़ा हुआ है? मैंने टोटली उस पर छोड़ा हुआ है कि उसको जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ने चाहा तो सबसे पहले तो मैं उसे हाफिजुल कुरान बनाऊंगा। और उसके बाद उसकी अपनी जिंदगी, अच्छा ये चॉइस भी उसकी अपनी थी कि उसे हिफ्ज करना है। माशाल्लाह। हाँ, ये उस चॉइस भी उसकी अपनी खुद थी। माशाल्लाह। अब वो हिफ्ज कर ले, उसके बाद उसे जो बनना है उसे जहाँ जिस तरह करना है वो अपनी लाइफ में करे, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। अच्छा, मतलब कर रहे हैं अभी हिफ्ज आपके? माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने तो अपने लिए भी जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए हैं और आने वाली नस्लों के भी खुलवा दिए। माशाल्लाह। ये होते थे अब्बा जान, कितने अकलमंद अब्बा जान है माशाल्लाह। और अच्छा अब्बा जान से मुझे याद आया, आप कहीं से लगते तो है नहीं कि अब्बा जान है। ये तो है, मतलब यकीन नहीं आता। लोग तो मेरिट पे ही कंफ्यूज हो जाए जब ये बताया मेरा 9 साल का बच्चा, तो लोग बोलेंगे नहीं। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? एक या? नहीं, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। 3 बच्चे माशाल्लाह। तो कौन यकीन करेगा? बताएं, अभी बोल रहे हैं मैं तो नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रही। मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि मैरिड है, 3 बच्चे भी हैं, हज भी कर लिया है। माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल उम्र है। माशाल्लाह से अभी अच्छी खासी हो गई यार। नहीं मतलब ये अच्छी काम खासी करने हो वाले गई। जिनके इतने काम होते हैं उनकी 50-60 उम्र तो होती है ना। नहीं अभी कम से half कम century नहीं 45 तो होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ मैं कि माशाल्लाह से कि कम एज में इन्होंने काफी चीजों को कंट्रोल किया हुआ है, बच्चे भी हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपकी शरीकी हयात के बारे में बात करते हैं कि आपकी शादी हुई माशाल्लाह से, आप लोग किस तरीके से आपस में रहते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, किन बातों पर नाराजगी लड़ाइयाँ होती हैं, ये बताएं। कौन किसको मनाता है, कौन रूठ जाता है? अक्सर मैं ही बनाता हूँ अक्सर। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है कि आज ये फिटनेस अगर जो भी है तो ये उसी की बदौलत है, क्योंकि वही किचन में खाना मेरे लिए बनाती है। अच्छा। चाहे वो सुबह के 6 बज रहे हो या कोई भी मील हो, और मैं शूट पे भी जाता हूँ तो वही पैक करके देती है, सब चीज़ें करती है। माशाल्लाह। तो ये मैं कहता हूँ कि फिजिक जो है ना वो एक अकेले बंदे का काम नहीं है, ये इट्स अ टीम वर्क। आपके साथ पूरी टीम जुड़ी हुई होती है। सही। और हाँ, हमारी लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ
उसको कपड़ों का बहुत शौक है, तो कपड़ों का अक्सर होती है थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। नहीं तो क्या आप लेके नहीं देते, या वो खर्चा बहुत कर देती हैं, खरीद बहुत लेती बहुत करती है। फिर आप कहते हैं इतना तुमने मेरे क्रेडिट, अच्छा नहीं आप क्या क्रेडिट कार्ड दे देते हैं उनको, क्रेडिट कार्ड या नहीं? यही अफसोस है कि मैं कार्ड दे देता हूँ। फिर वो आपको मैसेजेस आते होंगे टिक टिक इतने निकल गए, इतने निकल गए। आप कह रहे दे देता हूँ सीन एकदम तो सीन कर रहा हूँ, पहला मैसेज आया, अच्छा सही है, मेरा सीन क्या है, मैंने कहा टंग, फिर वाइब्रेट पर टंग, फिर वाइब्रेट टंग, मैं कहा ब्रो आज तो गए, आज तो बैंड खत्म बज गई है आपकी। आज तो लगता आखिरी मैसेज आता है वो कि भाई तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं है, घर जाओ। नहीं वैसे ये भी बेगमात का पता नहीं हक है, राइट है या ब्लैकमेलिंग की समझ नहीं आता, लेकिन करना पड़ता है जनाब ये। लेकिन ये छोटी ये तो मोटी, वजह बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें होती है ना, यही लाइफ में आपको मजा देती है। अगर ये उतार चढ़ाव ना हो तो यार फिर तो लाइफ सिंपल, अगर वही स्ट्रेट ना। लाइन पे चलो कि मजा क्या है। फिर तो कोई मजा नहीं है मैं तो ये बोलूंगा कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा का होना जरूरी है, बहुत जरूरी दिल की बातें बाहर आ जाती हैं, जान छूट जाती है। तो लड़ता भी तो इंसान दूसरी केयर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बहुत अपने अच्छी लिए बात थोड़ी की। लड़ता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। सही। अच्छा आपकी लड़ाई उनसे किस बात पे होती है? चले उनकी लड़ाई तो शॉपिंग पे हो गई, अभी आपकी, मैं मतलब लड़ाई का वर्ड तो इस्तेमाल करना नहीं चाहूंगा, मतलब एक लेकिन आप- नोक-झोंक, प्यारी सी नोक-झोंक हो गई। जो हाँ। मस्ती मजाक जो भी कह लें आप इसको किसी भी तरीके से, मेरी बस इसी मैं वैसे में मेरी कोई डिमांड नहीं होती किसी भी चीज की ना। अच्छा। मैं बहुत ही सिंपल सा बंदा हूँ, क्योंकि हम शूट पे रोज इतना तैयार हो जाते थे, कपड़े पहन लेते हैं, घर में तो आपको दिल ही नहीं चाहता ये सब चीजें करने का। सही। आई एम श्योर जब आप लोग भी यहाँ से शूट से जाते होंगे तो रिकॉर्डिंग से उसके बाद तो आप लोग भी बोलते होंगे यार वो पजामा बेचारा वो पजामा मुझे देख रहा होता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ, आ गए आप, आ गए, मैं आगे आ जाए। हाँ, तो यही होता है। और मेरी खाने की कोई डिमांड है नहीं। हाँ। और मैं अक्सर अगर हमारी किसी चीज़ पे अगर कभी नोक झोंक हल्की फुल्की होती है तो वो उसी के लिए होती है, क्योंकि वो घर को बहुत ज़्यादा साफ रखती है और मैं थोड़ा घर को बहुत ज़्यादा messy अच्छा ओहो, ये तो खैर मसला है हर कहीं, थोड़ा ये नोक झोंक तो चलती है हर घर में। अच्छा खाने से क्या आप भी कुछ बना लेते हैं, मतलब हेल्प वगैरह कर देते हैं, खुद आपको शौक है कुछ बनाने का? मैं वैसे खाना तो कुछ भी नहीं बनाता माशाल्लाह से। मेरे अब्बू, मेरे बड़े भाई या मेरी बहन, ये सब जो है ना वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं जैसा अगर स्मूथी हो गया या लस्सी हो गई, ये सब चीज़ें मैं इस टाइप की चीज़ बहुत अच्छी बनाता और अपने लिए भी कभी कभार जैसा डाइट मील आपका बना लेते हैं? नहीं वो वाइफ ही करती हैं? अच्छा वाइफ ही। अच्छा हूँ। कभी भी नहीं भूखा सोचूंगा लेकिन बनाऊंगा नहीं। अच्छा फिटनेस भी चाहिए, मैं खुद नहीं बनाऊंगा, बनाएंगी बेगम साहब, मतलब नखरालू हैं। आई विश की भाभी होती तो हम उनसे भी पूछते कि है उनका ना? वर्जन है। भाभी को साथ होना ये तो चाहिए इतना था, अच्छा फिर बच्चा पता बन के चलता। बैठा हुआ है ना, हाजी लगता साहब बन के नहीं बैठा हुआ है, है। ये भाभी नहीं, साहब, नहीं, भाभी अगर ये देख रही है प्लीज हमें आप पीछे से बता दीजिएगा कि इनकी क्या वजाहत शिकायत है। नहीं, मुझे- अगला शो आपके साथ करेंगे हाँ हम, बिल्कुल, बिल्कुल। बजाज बुलाएंगे ताकि सही तरह राज खुले, इनके पता चले। सही बात है। चलो जनाब अब आते हैं दोस्तों की तरफ, ठीक है? आइए। मुझे लगता है आपके पर्सनालिटी से कि आपके दोस्त भी होंगे, आप लोग काफी खेलते कूदते भी होंगे, मस्ती भी करते होंगे, बिल्कुल। तो इस बारे में बताएं, और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है ये भी जरूर बताइएगा। मैं मस्ती मजाक तो बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं अपने दोस्तों की टांगें खींचता हूँ। अच्छा। बचपन से ही मेरे सारे दोस्त ऐसे ही हैं जो मेरी टांग खींचते थे और मैं उनकी टांग खींचता था, यानी हम किसी भी लेवल तक चले आते थे और नाराज नहीं होते थे कभी एक दूसरे से। अच्छा। और मजा आता था। हल्का फुल्की नाराजगी हुई, एक दो दिन 3 दिन या एक हफ्ते की, उसके बाद दोबारा साथ खेल होते थे। सही सही। एक जो बहुत ही मेरा जो सबसे पुराना दोस्त है जो आज तक का, वो आपके शो का डायरेक्टर है माशाल्लाह से, वकास हसन रिजवी। अरे ओहो। वाह जी वाह, छोड़िए मेरा सवाल पूछे वरना मेरी पिटाई की जाती है, तुमने मेरा नहीं पूछा। हम लोग भले से महीने कभी बात नहीं होती हमारी, लेकिन आज भी कभी हम लोग अगर होता है तो दिमाग में आता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो एक दूसरे को फ़ोन करके ज़रूर पूछते हैं कि कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमेशा हमारी इस किस्म की चीज़ चलती क्या बात रहती है। अच्छा टांग खींचने से आपने कहा दोस्ती ऐसी थी कि हम टांग खींचते थे एक दूसरे की, और बेस्ट फ्रेंड आपके हैं वकास रिजवी साहब, तो कुछ बताएं कि आपने कोई ऐसी ज्यादा टांग टांग खींची हो खींचता या है। उन्होंने खींची हो, कोई ऐसा बात कोई नहीं अभी है? भी पॉइंट बता दें कोई please। बता दो। नहीं, वो नहीं बताऊंगा, ताकि हम मिलके टांगे खींचे उनकी। वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने तो बहुत कोई एक कुछ शेयर कर दे, कोई ऐसा वाकया को ऐसा किया हो आपने? पूछ रहे तो कर दूंगा शेयर। अब कर ले, कैमरा कर ले, कोई बात नहीं। ब्रेक पे जब हम जाएंगे ब्रेक में जाएंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, बड़े मजे की। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे वकास भी जब आपके बारे में बात कर रहा था तो उसके शक्ल में बड़े इमोशंस थे और बड़े डिटेल में बताया अपनी पुरानी बचपन की जो दोस्ती है, तो मुझे लगता है दोस्ती की जो माशाल्लाह जज्बातियत है वो दोनों तरफ बराबर है। सर आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे
कि जब हमारे पास घर, मैंने बताया कि घर से, हालांकि हमारे फाइनेंशियल तौर पे हमारे घर वाले स्ट्रांग थे, लेकिन घर से इतने पैसे, हमें पैसे नहीं मिलते थे। सही। तो वकास और मैंने, हम दोनों ने जो एक साइकिल हम दोनों ने ले ली थी। अच्छा। तो चला, हाँ मैं आपको ये कुछ अंदर का हाँ ना, कुछ तो बताया ना, मजा भी तो है। सारे कैमरे सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पे एक दोस्त रहता था। अब मैं साइकिल में उसको आगे बिठाया, मैं साइकिल चलाते चलाते मैं वहां तक गया। वापसी में बोला तुम साइकिल चलाओगे, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कहा यार साइकिल यार अब तुम चला लो, वापसी में मैं थक गया हूँ। सही। अब वापसी में साइकिल मैं चला रहा था, सर का वो बैठा हुआ मैं साइकिल, अब वापसी में मुझे उसने जबरदस्ती कहा नहीं तुम चलाओगे, चलाओ। एंड में ना बिल्कुल 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रह गया वो घर का फासला। अच्छा। मेरे औकात भाई, मेरी तो कमर हुई बस। अच्छा। नहीं तो बस हो गई, मैं तो नहीं चला सकता। बोला नहीं चला तो क्या मतलब, मैंने कहा मैं हैंडल छोड़ दूँ। बोला हैंडल छोड़ दोगे? छोड़ दो। मैं कहा छोड़ दूँ? बोला हाँ छोड़ दो। मैं कहा छोड़ दिया। मैंने हैंडल छोड़ा, हम दोनों रोड पे ऐसा गिरे, रगड़ते हुए गए। पहले बीच, अच्छा मुझे तो चोट ही नहीं लगी इत्तेफाक से। ये अच्छा है। आकाश गिरा, उसके ऊपर साइकिल गिरी, उसके ऊपर मैं गिरा। बेचारे वकास भाई गए, आप बच गए। बहुत छोटा है। और अगले दिन क्या था ये भी तो अगले, बताओ। हाँ ये तो बताओ। लेटा हुआ था नहीं, अगले दिन कुछ क्या था? त्योहार था, गाली तो सुनने में आ रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल, वो पूरा एक्साइटेड हो गया, मुझे बता रहा है मुझे। बिल्कुल ईद थी ये तो 4 रात को हुआ था। हाँ दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। सौदे में सुहागा हो गया। 4 रात को तो बेचारे की मेरी वजह से पूरी खराब हुई थी। मुझे तो बड़ी तसल्ली हुई। लेटा हुआ था। कितने मैं यार हम सब दोस्त पहुंच गए। ईद बेचारे मतलब लेट के गुजारी उन्होंने। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखें ना यार, कि उसके अम्मी अब्बू माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह कहा। अगर कोई और माँ बाप होते और हम जाते तो हम गालियाँ ही सुनते, अच्छी तरह पिटते भी, गालियाँ भी सुनते। मेरे बच्चे और तो नीचे उनकी- गिरा दिया, ऊपर बैठा हुआ उसके। उनकी अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बल्कि हमने खूब खाना पीना सब कुछ करके आया था वहाँ से। अच्छा। हाँ मुझे याद आया, अभी पूरी बात अभी याद आई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसी बात याद आती है ना जिसमें आप भूल जाते हैं कि आप मौजूदा कंडीशन में क्या है, और आप बचपन में जाते हैं, लड़कपन में जाते हैं, तो देखो चमक चेहरे पे नजर आ रही है भाई। हाँ, बिल्कुल वो यादें तो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अच्छा राहिद, अब ये भी बताएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और किस पे, आपके कौन से प्रोजेक्ट में मसरूफ हैं अभी आप? अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यारवाई का, जो कि ऑन एयर है और मुझे बहुत पसंद है। वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, उसके अंदर वेरिएशंस बहुत हैं। अच्छा। आप हर, ये कहते हैं कि आपको बहुत कम होता है ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिल रहे होते हैं, तो उस कैरेक्टर के अंदर 2-3 वेरिएशंस हैं जिसके अंदर वो मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर। वो खैर चल रहा है, अभी ऑन एयर भी है। उसके अलावा जून या जुलाई के एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। जब आएगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अच्छा, उसकी तैयारी हो गई है? उसकी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके लिए कुछ लुक्स अपने चेंज करूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छा, बात मतलब एक नए रूप और अंदाज नए में रूप और देखेंगे अंदाज। आपको इंशाल्लाह। बहुत अच्छी, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप वेरिएशन की भी बात करते हैं और ना लोग सिर्फ एक्टिंग की हद तक ही अपने आप को महदूद रखते हैं। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है माजी में हमारे ड्रामों से, चाहे आप तशबीह देते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड के, जैसा कैरेक्टर देख के चाहे वो विलन का होगा, आपका दिल होगा कि यार मैंने ये काम करना है? मुझे जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक एक्टर है फरहान अख्तर, मुझे वो बेसिकली बहुत पसंद है क्योंकि बहुत टैलेंटेड बंदा है। प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, सिंगर भी है, लिखता भी बहुत अच्छा है। तो उसने भाग मलिका भाग करी थी, एक फिल्म उसकी आई थी जिसमें उसने कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की थी। फिर उसने रॉक ऑन की थी, उसके अंदर वो एक अलग था। फिर उसकी बहुत जिंदगी ने मेरी दोबारा ऐसी एक फिल्म थी एज डायरेक्टर, बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं। तो वो उसको देख के लगता है कि यार कुछ बंदा करे तो यानी लार्जर देन लाइफ। हाँ, लाइफ के अंदर ना ग्राफ की तरह ऊपर नीचे जाए, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाए। सही बात। जबरदस्त। तो आपके भी यही ड्रीम? मेरे भी ये ड्रीम अच्छा, है। आप स्टंट्स वगैरह भी खुद करते हैं कोई इस तरह के ड्रामों में, कोई छोटे मोटे? वैसे हाँ, वैसे तकरीबन बाइक के वैसे ड्रामे में तो नॉर्मली इतने ज्यादा स्टंट्स होते नहीं हैं, हल्के फुल्के होते हैं। कमर्शियल्स वगैरह में इस टाइप हाँ, के? कमर्शियल्स में अगर हुए एक दो मैंने किया था, एक लाइफ इंश्योरेंस का, तो उसके अंदर हमें 2nd फ्लोर से गिरना था, तो वो सब कुछ मैंने खुद किया था। सही। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखो ना, मतलब हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल जो है हॉलीवुड स्टाइल के हीरो बनने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा है, बनता भी है कि फिल्म का आने का इरादा है फिल्म में? बिल्कुल इरादा है और उसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि आगे जो है हमारा OTT का ज़्यादा ध्यान है, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा लोग स्विच हो रहे हैं टीवी के ऊपर से।
तो अगर हम जब OTT पे आप बेसिकली आप फौरन से ट्रांसफर नहीं हो सकते। हाँ जी, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, और वो प्रिपरेशन जो है वो कोई 1 साल 2 साल की नहीं होती है, क्योंकि एक अच्छी फिजिक जो है वो तकरीबन आपको 8 साल 9 साल लेती है बनने में। सही बात। तो आप, मेरी जो सोच है, जो मैं सोचता हूँ, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ, लेकिन मेरी सोच वही है। मैं अपने आप को उसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ। बहुत अच्छी। जैसे मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी है, मैंने बॉक्सिंग सीखी है, तो फिदा हुसैन से, फिर मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी है। उसके बाद मैं अब जो है वो अपनी फिजिक बना रहा हूँ। अनकरीब इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो मैं कुछ एथलीट्स के एक्ट होती हैं, रिएक्शंस होती हैं फाइट की, वो सब सीखने जा रहा हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और देखें, तैयारी इसको कहते हैं। जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि क्रैश कोर्स कर ले आप, और जनाब 2 दिन में हम सब कुछ कर लें। आप यहाँ देखिए मेहनत, और मेहनत सालों की बात कर रहे हैं। ये सालों की, हाँ, ये कुछ महीनों, ये भी नहीं कि महीनों की बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और माशाल्लाह से जैसा तुम्हारा पास्ट है, जैसा तुम्हारा प्रेजेंट है, और उससे अच्छा आपका फ्यूचर होगा। थैंक यू सो मच। सो जनाब, ये था हमारा सेलिब्रिटी कॉर्नर, जिससे हम बात कर रहे थे अपने हैंडसम बॉय से, रैत से। और अब जनाब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, लेकिन यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। कहा जाता है कि दुआ एक अजीम शान इबादत है। दुआ की अज़मत व फजीलत पर कुरान मजीद में बेशुमार आयात और अहदीस मुबारका मौजूद हैं। इंसान अपने किसी न किसी मसले के हल के लिए अल्लाह से दुआ मांगता रहता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या अल्लाह से दुआ मांगने का कोई मखसूस तरीका है? दुआ किस वक्त और कैसे कबूल होती है, और दुआ मांगने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, और अल्लाह पाक से दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान कैसा होना चाहिए? ये एक बहुत ही अहम मौजू है और ये हम सब की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफीक साहब। डॉक्टर साहब का बुनियादी ताल्लुक शोबा दर्स व तदरीस से है। कराची यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख़ इस्लाम के चेयरमैन हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आपका बहुत काम है। हमारी खुशनसीबी है कि आपने अपनी इतनी मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि दुआ की अहमियत और फजीलत के बारे में थोड़ा हमारी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ का इंसानी ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दुआ इबादत भी है और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत भी है। ख़ुद अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करने वाला हूँ। तो ये इंसानी ज़िंदगी का एक तकाज़ा भी है। इंसान मुख्तलिफ़ हालात से दो चार होता है और उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है जहाँ वो अपनी सदा बुलंद कर सके, अपनी मुश्किलात को उसके सामने पेश कर सके। तो दुआ जो है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ जो है इबादत की असल है, उसका मगज़ है। सही। कि जो इबादत हैं उसका मकसद भी यही है कि इंसान का अल्लाह ताला के साथ एक रब्त और ताल्लुक़ कायम हो जाए। तो दुआ तो बराह रास्त हमें ये मौका फ़राहम करती है कि हम अपनी रब की बारगाह में हाज़िर हो जाएं और अपनी तमाम मुश्किलात को भी और अपनी तमाम कैफियत जज्बात को भी उसके सामने पेश कर दें। सही, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, दुआ का जो दारोमदार है, क्या वो इस बात पे भी है कि आप हलाल कमाते हैं या हराम कमाते हैं? क्या हराम कमाने वालों की दुआ कबूल नहीं होती? प्लीज़ इस बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, ये बड़ा अहम आपका सवाल है और अक्सर लोग आपको शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम बहुत दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि हम जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो माल हम कमा रहे हैं, वो जायज़ भी है या नहीं है। सही। क्योंकि अक्ल हलाल, रिज़्क़ हलाल को कमाना और हलाल रोज़ी को खाना पीना, ये दुआ की बुनियादी शराइत में से है। अच्छा, ठीक। और अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को भी इस बात का हुक्म दिया कि या अय्युहा रसूलु कुलू मिनत तय्यबात, कि उसमें से खाओ जो पाकीज़ा चीज़ें हैं। सुभान अल्लाह। और आम अफराद को भी यही हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबात, कि उसमें से खाओ जो पाकीज़ा चीज़ें। सही। तो इससे ही मालूम होता है कि रिज़्क़ हलाल
इंतहाई ज़रूरी है। और एक हदीस मुबारक में ये भी आता है कि फ़रीदा बादल फ़रीदा, ये जैसे नमाज एक फ़र्ज़ है, उसके बाद रिज़्क़ हलाल को हासिल करना भी एक फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। कि अगर कोई शख्स सारा दिन मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ रहे, अपने फ़राइज़ यानी फ़राइज़ तो अदा कर ले, नवाफिल की उसके पास फुर्सत ना हो, ताकत ना हो, तो उसका ये जो रिस्क की तलाश में कोशिश करना है, मेहनत करना है, ये खुद इबादत का दर्जा रखता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि एक शख्स रब की बारगाह में हाजिर होता है, एक तवील सफ़र करके आता है, बाल उसके परागंदा हैं, गुबार आलूद हैं, फिर वो अपने हाथ बुलंद करता है और कहता है कि रब्बना रब्बना, लेकिन उसका माल हराम का होता है, उसकी रोज़ी हराम होती है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी दुआ को कैसे कबूल करेगा? यानी रिज़्क़ हराम जो है वो दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को बलाए ताक ले जाते हैं कि हलाल कमा रहे हैं या हलाल या हराम कमा रहे हैं, लेकिन वो दुआएं कर रहे होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि वो इसके हलाल। जी, सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है वो यही है कि इंसान हलाल के लिए कोशिश करे और हराम से बचने। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या दुआ मांगने का कोई मखसूस वक्त मुकर्रर है? जिस तरह अक्सर हमें कहा जाता है कि नमाज के बाद लाजमी दुआ मांगो, तो क्या हम उसके अलावा भी दुआ मांग सकते हैं? जी बिल्कुल, दुआ तो किसी भी वक्त की जा सकती है, एक इबादत है, अल्लाह ताला को पुकारने का नाम है। लेकिन अहादीस से हमें मालूम होता है कि कुछ औकात, कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर दुआ जल्दी कबूल होती है। अच्छा। और दुआ की कबूलियत के हवाले से ये बात भी हमारे याद रखना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जो दुआ भी हम अल्लाह ताला की बारगाह में करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। उसकी कबूलियत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। बाज़ औक़ात हमें वही मिल जाता है जिसका हम सवाल करते हैं, बाज़ औक़ात उससे बेहतर कोई चीज़ हमें अता कर दी जाती है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी वो दुआ आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती है। और जब इंसान आखिरत में उसका अजर देखेगा तो वो ये तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। तो बहरहाल अहादीस से हमें मालूम होता है कि रात का जो आखिरी वक्त है, जैसे माह रमज़ान मुबारक है, जो सहरी का वक्त है, वो कबूलती दुआ का सबसे अहम वक्त है। कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को पुकार कर ये कहता है कि कोई है जो मग़फ़रत तलब करने वाला हो कि मैं उसकी मग़फ़रत फरमा दूँ, कोई है जो रोज़ी का तालिब हो कि मैं उसकी रोज़ी में इजाफ़ा कर दूँ, कोई है जो शिफा का तालिब हो कि मैं उसे शिफा दे दूँ। तो एक तो ये सहरी का वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। फिर अहादीस से हमें मालूम होता है कि जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उसके बाद के जो औक़ात हैं वो बहुत अहम हैं कि जब फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर जो हम जमात के साथ पढ़ के दुआ करते हैं या और मामूल भी है, आपने देखा है मसाजिद में कि नमाज के फ़ौरन बाद दुआ की जाती है। और उसी वक्त जो है लोग भागने के चक्कर में भी होते हैं। जी कि उनको ये नहीं होता कि नमाज फ़राइज़ के बाद की नमाज है जो है, बस आप यूँ समझें कि अगर आप जुम्मे की नमाज की बात करें तो मैंने ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि जैसे उन्होंने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह किया और लोग भागने के चक्कर में रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, वो दुआ मिस कर जाते हैं। और आप यूँ समझें कि आपने एक मेहनत मजदूरी की, एक काम किया, और जब आपको मुआवजा मिलने का वक्त आया आप वहाँ से चल दिए कि आपने नमाज अदा कर ली और दुआ का जो अहम तरीन वक्त था उसको आपने छोड़ दिया, मिस कर। फिर अहादीस से हमें ये भी मालूम होता है कि जैसे बाज़ अय्याम ख़ास होते हैं, लैलतुल क़द्र, बिल्कुल दुआएं की जाए तो उसमें कबूल होती हैं। माह रमज़ान की हर सात कबूलियत का दर्जा रखती है। फिर इसी तरह से बारिश के औकात में तालीम दी गई है कि बारिश हो तो उस वक्त दुआ की जाए कि बारिश अल्लाह ताला की रहमत है। उस वक्त जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। फिर इसी तरह से सफ़र के दौरान आप अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करें तो दुआएं जो है जल्दी कबूल होती हैं और अल्लाह ताला उसे सरफराज करता है कबूलियत से। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, एक और बात दुआ से ही दिमाग में आई कि कुछ लोग इनफरादी तौर पे भी दुआ मांगते हैं और कुछ लोग इज्तिमाई तौर पे भी मांगते हैं, तो आपको इसमें कोई फ़र्क महसूस होता है कि हमें किस अहमियत या किसकी जो है वो अल्लाह ताला सलाह ज़्यादा देता है, सवाब ज़्यादा देता है? देखिए, दोनों तरह से दुआ की जा सकती हैं। कुरान करीम में उसका जिक्र भी है, तदर्रुअन व खुफ़िया, कि आप इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर जैसे चाहे दुआ करें। असल जो चीज़ है ना वो आपकी कैफियत है कि आपको ये एहसास हो कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हैं। और कबूलियत दुआ की जो आदाब और शराइत हैं उनमें से एक बात ये भी है कि आप गफलत के साथ दुआ ना करें।
यानी आपकी ज़बान से तो अल्फाज दुआ के अदा हो रहे हों, लेकिन जहन किसी और जगह मशगूल है, निगाहें किसी और तरफ हैं। तो इसलिए आदाब में ये भी जिक्र किया गया कि आप किबला रूख होकर और खालिक कायनात की तरफ मुतवज्जो होकर जो है दुआ करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत एक ज़रूरी सवाल है। आपने भी देखा होगा कि आजकल पेशेवर भिखारी हैं, जब वो आते हैं मांगने के लिए तो हम उनको नहीं देते कभी कभार, तो वो बदुआएं देते हैं। तो अच्छा, एक दिल में ना खौफ भी आ जाता है, तो बंदा कभी डर के दे देता है और कभी वाकई में होते भी नहीं है पास देने के लिए। तो इसके बारे में ज़रा आप रहनुमाई फरमाएं कि क्या वो जिस तरह बदुआ देते हैं तो वो लगती है बदुआ या दुआ या दुआ भी लगती है? हाँ, मतलब दुआ कंफ्यूजन ही है ना, कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ दुआ भी देते हैं, लेकिन अक्सर अगर ना दो तो डर के मारे रखने पड़ते हैं अपने पास, क्योंकि वो फिर बदुआ भी देते हैं तो बहुत खौफ आता है। फिर ये कहते हैं हम तुझे दुआ दे रहे हैं तो हमें दे ताकि हम तुम्हें दुआ दें। सही बात, इस तरह की भी बात करते हैं जी। बड़ा ये आपका अच्छा और अहम सवाल है, और ये इंसानी नफ्सियात भी है कि इंसान खौफजदा हो जाता है कि किसी की बद्दुआ जो है वो ना लगे। बिल्कुल। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि हर शख्स इस बात का अहल नहीं होता कि उसे उसके सवाल करने पर दिया जाए। शरीयत ने कुछ शराइत मुकर्रर की हैं कि जो हकीकतन फ़कीर हो, जिसके पास इतना मालो असबाब ना हो एक दिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या वो कमाने की इस्तिताअत ना रखता हो, तो उसके लिए तो सवाल करना जायज़ है। लेकिन जो कमाने खाने के काबिल हो उसका सवाल करना हराम है। अच्छा। और ऐसे शख्स को देना हराम में ताउन करना है। और कुरान ने कहा कि वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाहों के काम में तावन ना करो। ये तो बहुत बड़ा एक परसेप्शन है जो आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि तो मालूम ही नहीं था इस तरह से कि जी। वो हकीकत है कि आप और जी जब सवाल करना हराम है, मांगना हराम है, तो ऐसे शख्स को देना भी हराम है। सही बात। और ऐसे शख्स की दुआ जो है वो काबिल कबूल भी नहीं है। अहादीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी की हलाकत के लिए दुआ करे नाजायज़ तौर पर कि उसका कोई हक उसके ऊपर नहीं है, गैर बिला वजह में बगैर किसी जवाज़ के किसी हलाकत के लिए दुआ करें, तो सबसे ज़्यादा हलाकत खुद उस शख्स के लिए है। अल्लाह। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो पेशेवर भिखारी हैं, और माह रमज़ान में इनका सिलसिला जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनके सद्देबाब के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को इस बात का शऊर दें कि ये लोग इसके अहल नहीं हैं। तो ना तो इनके नफ्सियाती तौर पर इनके दबाव में, खौफ में आएँ, ना इनकी बद्दुआओं की परवाह करें, बल्कि इनके सद्देबाब के लिए इनको बिल्कुल बाइकआउट करें, ऐसे लोगों को ना दें और तलाश करें। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके इर्द गिर्द पड़ोस में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में ऐसे सफ़ेद पोश अफराद मिल जाएंगे जो मुस्तहिक हैं। आप उनको देकर जो है वो अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली। मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये इतना कमर्शलाइज हो गया है कि इलाके बढ़ गए हैं, भिखारी इधर है उधर है। अब एक आम आदमी जो कि चाहता है कि अल्लाह की राह में वो पैसे दे, और अगर उसके हाथ से गलत जगह पे पैसे जा रहे हैं, तो हम तो बुराई की तरफ जो बढ़ने वाले हाथ हैं, हम उसमें अपना मजबूत कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात की। एक सवाल है, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले जो लोग हैं, या ऐसे लोग जो कि गैर दानिस्ता के तौर पर हक खा लेते हैं दूसरे का, वो फिर जब दुआ करते तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को किस तरह सुनता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे हम जाएंगे और उसके बाद ये जवाब देंगे। तो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, देखते रहिए आन रमज़ान। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, सवाल यही था कि जो लोग वालिदैन से नाफरमानी करते हैं और वो लोग जो ख़ास तौर पर दूसरों का हक मार लेते हैं और फिर वो अल्लाह के आगे दुआ भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या हुक्म है, क्या इनकी तरफ जो है वो रहनुमाई फरमाते हैं आप? देखें, अल्लाह ताला हर शख्स की दुआ को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है, लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिन पर सख्त वईद अल्लाह ताला की तरफ से सुनाई गई है, और उन गुनाह कबीरा में से एक वालिदैन की नाफरमानी और किसी का हक मारना है। और अहादीस मुबारका में इसकी सराहत मौजूद है, कुरान करीम की आयात इस हवाले से मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी बंदगी का तज़किरा किया है, हुक्म दिया है, वहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, कि अपने रब की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो ऐसा शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो, उनकी नाराज़गी का सबब बनता हो, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स से कलाम नहीं फरमाता, नज़र रहमत नहीं फरमाता और इसकी दुआओं को भी कबूल नहीं करता। तो दुआओं की कबूलियत के लिए जो शराइत हैं उनमें से एक ये भी है कि आप अपने वालिदैन को राज़ी रखें, उनको राज़ी करें। और दूसरी अहम बात जो है किसी का हक मार लेना। जी,
कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बातिल, कि एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ। सही। जब आप एक फ़र्द के साथ ज़्यादती करते हैं तो अल्लाह ताला चूँकि अदल और इंसाफ करने वाला है, बेशक। तो फिर आपकी दुआ को कबूल नहीं करता। वो मजलूम जिसका आपने हक मारा है, सही। अलबत्ता उसकी दुआ जो है वो बहुत जल्द अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी और आपको खसारे का, नुकसान का सामना हो सकता है करना आपको होगा। वक्ती फायदा नजर आ जाए, लेकिन जो हाँ। दायमी फायदा है वो दूसरा ले जाएगा। ज़ाहिर है। बिल्कुल। और अहादीस में जो है चंद अफराद का जिनका जिक्र किया गया है कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, ख़ास मौक़ों पर भी, कि जब अल्लाह ताला की रहमत आम होती है और दुआओं को कबूल किया जाता है, उस वक्त भी ये चंद अफराद जो हैं जिनमें से एक वालिदैन का नाफरमान और दूसरा किसी का हक मार लेने वाला जो है वो फ़र्द है कि जिसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मजलूम और यतीम की बदुआ सख्त होती है, मतलब अगर वो दे दें, क्या दुरुस्त है ये बात? जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक मौके पर जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो जब उनको दीगर हिदायत दी कि वो किस तरह से लोगों के दरमियान फ़ैसला करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक बात और इरशाद फरमाई थी, और वो ये थी कि आपने उनसे कहा कि मजलूम की बद्दुआ से बचना। अच्छा। ओहो। क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अर्श इलाही में कोई फासला नहीं होता, कोई हिजाब नहीं होता। मजलूम के दिल से जो आह निकलती है वो अर्श पर जाती है और फौरन कबूल हो जाती है। अल्लाह। इसी तरह से यतीम की बद्दुआ, यानी यतीम का माल खा लेना, उसके हुकूक को अदा ना करना, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए सरासर नुकसान का बाइस है। कुरान करीम में यतीम जो यतामा हैं उनके हुकूक को बयान किया गया और साफ अल्फाज में कहा गया कि वो लोग जो यतीम का माल खाते हैं वो दरअसल अपने शिकम में आग जमा कर रहे हैं जहन्नम की। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यतीम की फजीलत को बयान किया, उसकी कफ़ालत को, कि अना व काफिल यतीम फिल जन्ना, कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में होंगे। वाह जी वाह। तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस यतीम की किफ़ालत करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, और सिर्फ जन्नत की बशारत नहीं दी है बल्कि आपने फरमाया हा कज़ा, इस तरह से, यानी उसे मेरी इस तरह से रिफ़ाकत हासिल होगी जिस तरह ये दो उंगलियां एक साथ हैं, इस तरह वो मेरे साथ सुभान होगी। अल्लाह। वाह। सुभान तो अल्लाह। जिसके लिए इतनी बड़ी बशारत है, जिस यतीम की किफ़ालत पर, तो अगर आप उसका हक मार लें तो फिर आप अंदाज़ा करें कि उसकी बदुआ कितनी जल्दी बारगाह इलाही में कबूल होगी। जो शख्स इतना करीब हो हुजूर पाक और अल्लाह ताला के, उसका हक मारेंगे तो फिर आपको जाहिर सी बात। अच्छा, यतीम एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है, थोड़ा सा आप हमें बताइएगा यतीम की जो डेफिनेशन है वो क्या है इस जगह पे, कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, यतीम से मुराद वो है ऐसा नाबालिग बच्चा या बच्ची है जिसके वालिदैन फौत हो गए, ठीक है, और ज़ाहिर है कि उससे सरपरस्ती की ज़रूरत होती है, तो उसका जो भी सरपरस्त हो, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो या कोई दीगर फ़र्द हो, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके माल की हिफाजत भी करे, उसकी तरबियत भी करे और उसके हुकूक की अदायगी भी करे। इसीलिए इतनी बड़ी बशारत जो है जन्नत की वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इस बात की भी इजाज़त दी गई है कि अगर किफ़ालत करने वाला खुद नादार हो और यतीम पर माल खर्च ना कर सकता हो, तो उसके माल में से इतना ले सकता है कि जो उसकी ज़रूरत को पूरा करे। अच्छा, सही। ठीक ठीक। तो बड़े वाज़ेह अहकामात जो हैं हमें शरीयत इस्लामिया में इस हवाले से मिलते हैं, यतीम की किफ़ालत के हवाले से भी, और यतीम के हुकूक को गसब करने, उसके माल को खा लेने के हवाले से जो वईद हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं। और कुरान करीम की आयत मौजूद है कि जो लोग यतीम का माल खाते हैं, उसके हुकूक की अदायगी नहीं करते, वो दरअसल अपने लिए जहन्नम का सौदा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो मतलब यतीम जो है वो एक मासूम लोगों में शुमार होते हैं, और आप इनका हक मारेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह कभी भी माफ नहीं बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दुआ किस तरह मांगनी चाहिए? क्या इसके भी आदाब मौजूद हैं कि हमें कोई जैसे तरीका समझाया गया कि ऐसे दुआ मांगो? जी, जिस तरह से मतलब दुआ जो है एक इबादत है, तो जिस तरह दीगर इबादत के कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं, बिल्कुल इस तरह से दुआ की भी कुछ आदाब और शराइत हैं, जिसकी तालीम हमें अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। पहली बात तो ये कि जब आप दुआ करें तो इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला आपके बहुत करीब है। अच्छा, जिस तरह हम इबादत करते हैं, वुज़ू वगैरह करके करते हैं,
तो कभी कभार ऐसी दिल से दुआ निकलती है, तो क्या उसके लिए भी पहले वुजू करें फिर दुआ नहीं, मांगें? इसके लिए ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। दुआ किसी भी हालत में किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप बावजू होकर किबला रूह होकर अच्छा। उसकी बारगाह में हाथ उठाएं। अच्छा। और ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपसे बहुत करीब है, क्योंकि जहाँ ये कहा गया कि मेरे बंदे मुझसे दुआ करें या मेरे बारे में पूछें, तो ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन्नी करीब, मैं उनसे बहुत करीब हूँ, सुभान अल्लाह। शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तो एक तो ये तसव्वुर आपके जहन में हो कि अल्लाह ताला आपसे बहुत करीब है, आपकी दुआओं को सुनने वाला है। बिल्कुल। फिर तवक्कुल अल्लाह ताला पर हो, यकीन हो सही। कि उजीब दावत दाई इज़ा दान, कि जब कोई दुआ करने वाला उससे दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। बेशक। हदीस में भी आता है कि कोई शख्स जो है वो इस तरह बेयकीनी की हालत में दुआ ना करे कि वो कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे। अच्छा। नहीं, बल्कि यकीन के साथ दुआ करे कि ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, सुभान अल्लाह। मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। तो सही। ये तवक्कुल और यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ दुआएं हम मांगते हैं और कुछ हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल फ़ौरन हो गई हैं, ठीक, और कुछ दुआएं होती हैं जो हमें लगता है कि कबूल नहीं हो रही या बाद में कभी होती हैं। तो क्या ये दुआओं का जो सिलसिला है कबूल होने का वो अभी होता है, बाद में होता है? तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है इस्लाम में? देखें, मायूसी की तरफ चले जाते हैं वो दरअसल। जी जी, एक तो ये बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक। और जब खुद अल्लाह ताला इस बात का हुक्म दे रहा है कि आप उससे दुआ करें, वो आपके करीब है, आप दुआ करते हैं, वो दुआ को कबूल करता है, सही। तो इस बात का यकीन होना चाहिए कि कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। जाती। अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। अहादीस में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि जो दुआ की कबूलियत है उसकी सूरतें क्या हैं। एक तो यही है जिससे हम ये समझते हैं कि हमने एक काम के लिए, एक बात के लिए दुआ की, वो काम हमारा हो गया, वो मसला हल हो गया, तो दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। ये एक सूरत है। लेकिन एक दूसरी सूरत यह है कि हो सकता है जिस चीज़ के लिए आपने दुआ की वो आपको हासिल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आपको अता कर दिया। सुभान तो ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि आपके हक में क्या बेहतर है। बेशक। बिल्कुल। और एक सूरत ये भी हो सकती है कि आपने जिसका सवाल किया आपको वो भी हासिल नहीं हुआ, और उसके बदले में भी कोई दूसरी चीज़ आपको हासिल नहीं हुई। कभी ऐसा महसूस होता भी है। सही। तो इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी मशीयत है कि आपकी उस दुआ को वो रोक लेता है, अपने पास जमा कर लेता है, और आखिरत में आपको उसका अजर जब मिलता है, हदीस में आता है कि जब बंदा उस अजर को देखेगा तो फिर वो ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की। बल्कि आज तो हम ये चाहते हैं, चूँकि दुआओं की बात हो रही है, तो आज आप न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे जितने भी स्टाफ है, आन रमज़ान का जो स्टाफ है जो हमें इस ट्रांजिशन को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है, इन सब के लिए एक अच्छी सी दुआ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता व आफ़ातद दाइमता फिद दीन वद दुनिया वल आखिरह, या रब्बना या अरहमर राहिमीन। हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रहमान राहिमीन, इसमें जिसने जिस तरह से हिस्सा लिया है उस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो हमसे गलती कोताही हुई हो उसको अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। या रहमान राहिमीन, हम सबको दीन और दुनिया की इज़्ज़त और भलाई नसीब फरमा। दीन और दुनिया की इज़्ज़त और भलाई नसीब फरमा। दीन और दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज और मामून फरमा। या रहमान राहिमीन, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या रहमान राहिमीन, जो तंगदस्त हैं उन्हें फराग दस्ती नसीब फरमा। या रहमान राहिमीन, जो मकरूज़ हैं उन्हें बारकर से सुबुदोशी अता फरमा। या रहमान राहिमीन, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा, उन पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। या रहमान राहिमीन, पाकिस्तान की दस्तगिरी फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमारे वालिदैन की तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरमंद फरमा। बेशक तुझे फजल करते ही नहीं लगती बात, न हो तुझसे मायूस कोई उम्मीदवार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बस जाते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए कि बेशक दुआ मांगे, उम्मीद के साथ मांगे कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेगा। लेकिन दुआ मांगने से पहले एक बार ये नज़र सानी ज़रूर कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अल्लाह के किसी बंदे का दिल दुखाया हुआ हो, किसी से आ ली हुई हो, किसी से बद्दुआ ली हुई हो। अगर ऐसा है तो पहले उस बंदे को मनाएं
और कुछ ऐसा करें कि अल्लाह ताला आपकी तरफ दोबारा से जो है वो रुजू हो जाए। और दुआ तो बेशक अल्लाह ताला कबूल करने वाला है ही। और कोशिश ये करें कि जो रिस्क हराम है इससे दूर रहें, क्योंकि अगर आपके जिस्म में खून में रिस्क हराम चला गया तो फिर ये बात आप जान लीजिए कि दुआ जो है वो आपसे बहुत दूर चली जाएगी। आज की नशरियात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे और अमारा को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल एक बार फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए आन रमज़ान।